नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका पॉलिटी वीडियो क्लास का अगला क्लास जो आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती कला संकाय वालों के लिए विशेषकर डिज़ाइन किया गया। डिज़ाइन इन द सेंस की कॉन्सेप्ट तो पूरा वही है, थ्योरी तो पूरा वही है, मगर क्वेश्चंस वहाँ से उनके फंस सकें, क्वेश्चन उनके एग्जाम में आ सके, उस तरीके से क्लास को विशेषकर डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों शिक्षक कला भर्ती वाले तो इनमें क्वेश्चन देखने मिलेगा ही एग्जाम में, उसके साथ साथ जिनके भी एग्जाम में संविधान हैं वो हर व्यक्ति यहाँ से संविधान पढ़ सकता है, उसको प्रॉपर वे में क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेगा। यहाँ से अगर हर एक चीज़ को पढ़ता है और अगर अलग बात के क्वेश्चन घुमा के आई तो आपकी समझ पे कि आप उसको समझ पाए कि ना पाए, और इतना गारंटी है कि आप अपने जीवन में कुछ तो नया सीख के जाएंगे अगर इन संविधान के पूरे सीरीज को देखते हैं और सीखे हुए नए चीज़ों से। यही तो जीवन की सफलता है कि आप हर दिन अगर अपने जीवन में कुछ भी एक नया ऐड करते हैं, कुछ भी नया सुधार करते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे। और आपकी हर दिन की प्रत्येक दिन की सार्थकता इसी में है कि आप प्रत्येक दिन कुछ तो नया सीखें, कुछ तो नया जानें। उसी क्रम में आज आप मेरे साथ क्लास चालू करने वाले हैं। वीडियो नंबर 39 है जिसमें आप देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार का पार्ट 3। ये पार्ट 3 कोई संविधान में नहीं दिया है, हमारे पढ़ाने वाले के आधार पर पार्ट 3 नहीं है, क्योंकि हमने केवल स्वतंत्रता के अधिकार को ही ये 2 क्लास और इससे पहले पढ़ाई, आज ये तीसरा क्लास हम ले रहे हैं और हम कोशिश करेंगे आज आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में आता है यह समाप्त हो जाए। क्योंकि हम सर इसका 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद है, इसमें से अनुच्छेद 19 पहले वीडियो में पढ़ा और 19 का बचा हुआ हिस्सा दूसरे वीडियो में पढ़ा और अनुच्छेद 20 पढ़ लिया दोस्तों। फिर आपको देखा हमने 19 के बाद आपका 20 हो गया, हाँ, फिर 21 और 22 अब हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपका तीसरा वीडियो हो जाएगा। ठीक, 21-22 आज के क्लास में हम पढ़ लेंगे। तो हम पढ़ेंगे भले यार स्वतंत्रता का अधिकार कि आपको किस किस चीज़ की स्वतंत्रता प्राप्त है। और यहाँ से डेफिनेटली श्योर है दोस्तों कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, मगर उसके अलावा आपको एक इंसान के रूप में अगर आप पैदा हुए तो आपको क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो आपको बहुत सारी दुविधाओं से, मुसीबत से बचा सकता है। आपको भौतिक तौर पे इस दुनिया में जीने के लिए उनका ज्ञान होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी ज्ञान आज आपको प्राप्त होने वाली है। तो आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो कॉपी पेन सब रख दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, कान में हेडफोन लगाइए, फ़ोन सामने रखिए और चुपचाप मेरी बातों को सुनिए और मुझे देखिए। हर एक चीज़ आपको पूरे कहानी की तरह पूरा बहेगा समझना। ठीक, आइए। तो आपको पता है हर एक क्लास से पहले मैं आपको पूरे संविधान का चार्ट लगवाता हूँ ताकि आपकी पूरी तैयारी हो सके। आपको पता है सर संविधान में 22 भाग है टोटल। इन 22 भागों में 395 अनुच्छेद हैं और संविधान में 12 अनुसूचियाँ अलग से दी गई हैं। ठीक ठीक है सर। उन 22 भागों में हमने देखा सर कि हम क्या क्या देखे हैं। सर भाग 1 हम देख चुके थे। सर कैसे बताइए भाई, भारत एक देश है जिसका कोई ना कोई क्षेत्र होगा ना, हाँ, कि निश्चित क्षेत्र कोई तो आप बोलेंगे ये इतना क्षेत्र जो है ये भारत है, इसलिए सबसे पहला चीज़ आता है संघ राज्य और उसका क्षेत्र। और जब कोई क्षेत्र है भैया, कोई ज़मीन है तो उसमें कोई नागरिक लोग वहाँ निवास करेंगे, तो जो क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं वो वहाँ के नागरिक हो गए। तो हाँ सर, वहाँ क्षेत्र में कोई ना कोई नागरिक निवास करेंगे, भाग 2 हो गया। और जो नागरिक निवास कर रहे हैं उनको इस क्षेत्रों में निवास करने के लिए कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे ना, कुछ उनको अधिकार होने चाहिए ना अपने क्षेत्र में। यस, तो उनको भैया उनके अधिकार प्राप्त, इसलिए हो गया भाग 3 मूलभूत अधिकार। और जिनको अब अधिकार मिल गया तो उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग करके अपने लिए एक सरकार चुनी, ऐसी सरकार चुनी जो उनके लिए नीति बनाए। और नीति किन चीज़ों को ध्यान में रख सके, तो उन्होंने कुछ तत्व दे दी कि आप इन बिंदुओं को ध्यान में रख के ही, इन्हीं तत्वों को के निर्देशन पे ही, गाइडेंस पे ही आप कोई भी नीति बनाइएगा। इसलिए आपको भाग 4 आता है राज्य मतलब सरकार के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऐसे कुछ निर्देशक तत्व हैं। जब भी सरकार कोई नीति बनाएगी तो इन तत्वों के निर्देशन में, तत्वों को ध्यान में रख के बनाए। ये भाग 4 हो गया। हाँ सर, भाग 4 हो गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, यही कहा जाता है। और सर जब राज्य की नीति निर्देशक तत्व बनाए तो सरकार ने तो अपना फर्ज निभा दिया। जब सरकार ने अपना फर्ज निभाया तो हम जनता है इस देश के, तो हमारा कोई कर्तव्य है कि नहीं। हाँ सर, हमारा भी कर्तव्य। इसलिए दोस्तों 4 के बाद इसे सरकार का दायित्व हो गया और 4 के बाद 4A में दोस्तों हमारा कर्तव्य हो गया। तो सर आपका 4 के बाद 4A में हो गया मूल कर्तव्य। कि हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है, हम इंसानों का, हमारे देश के नागरिकों का क्या मूल कर्तव्य अपने देश के प्रति, वो आ गया 4A में। और दोस्तों 5 उंगली जब एक होती हैं तो संघ बनाती हैं, अर्थात 5 उंगली मिलकर संघ बनाती हैं। तो भाग 5 में हो गया संघ मतलब केंद्र सरकार। और भाग 6 में हो गया केंद्र सरकार के बाद कौन आता है सर, राज्य सरकार, इसलिए हो गया यहाँ राज्य। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ऐसे आप याद रखिए। ठीक। और सर 5 और 6 के बाद भाग जो 7 आएगा, 7 हो जाएगा समाप्त।
और बताइए इस पूरे देश में सर एक केंद्र सरकार है, एक राज्य सरकार है, 7 समाप्त हो गए तो भाग 8 में क्या होगा सर, केंद्र शासित प्रदेश तो है ना, इसलिए भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश भी आप देखेंगे, आप देखिएगा। बस फिलहाल इतना ही याद रखिए। हाँ सर, आप मैंने आपको भाग 1, 2, 3, 4, 4A, 5 और 6 तक पूरा याद करवा दिया कहानी के माध्यम से कि एक क्षेत्र होगा भाग 1, उसमें लोग वहाँ के नागरिक होंगे भाग 2, उनको कुछ अधिकार प्राप्त होगा भाग 3, और उसके बाद फिर जो सरकार चुनेंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4, 4 से हमारा कोई मौलिक कर्तव्य भाग 4A, भाग 5 हो गया केंद्र सरकार, भाग 6 हो गया दोस्तों आपका राज्य सरकार। पूरे 6 भाग याद करवा दिया मैंने, यस सर। इस तरीके से पूरी स्टोरी के माध्यम से ही 6 भाग अपने ध्यान में रखिए। उसका सर अनुच्छेद अब पढ़िए। भाई कोई भी क्षेत्र 4 दिशाओं में होती है ना सर, हाँ सर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में कोई भी क्षेत्र फैली है, तो इसलिए दोस्तों 4 दिशा से 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक आता है भाग 1 में। सर जब 4 खत्म हो तो 4 के बाद गिनती में क्या था सर, 4 के बाद 5 आता है दोस्तों, तो उस 5 से तो मैं अधिकार दूंगा ना, क्योंकि वहाँ जो क्षेत्र में जो लोग हैं नागरिक हैं, तो नागरिकों को नागरिकता दूंगा मैं, वही अनुच्छेद आएगा। 4 के बाद 5 आता है, तो 5 से 11, तो सर 5 से 11 हो गया नागरिकता का अधिकार, 5 से 11 नागरिकता। कैसे आता है सर, 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 5 दूनी 10 गुणा 2 प्लस 1, यहाँ पे है गुणा 2 प्लस 1 का नियम काम कर रहा है। सर फिर जब मैंने नागरिकता दे दी, तब नागरिकता देने के बाद मैं कुछ उनको अधिकार दूंगा ना इस देश में कि आपके भी अधिकार हैं, तो सर वो भाग 3 हो गया, मौलिक अधिकार तो भाग 3, मूलभूत अधिकार है मौलिक अधिकार, और इसमें 11 के बाद गिनती में क्या आता है सर, 11 के बाद गिनती में आता है 12, तो सर 12 से कितना हो जाएगा, 12 3 36, 1 कम, यहाँ प्लस 1 हुआ तो माइनस 1, या गुणा 2 था वहाँ गुणा 3 था, गुणा 2 की जगह गुणा 3, प्लस 1 की जगह माइनस 1, तो 12 गुणा 3 36 में से 1 गया 35, तो 12 से 35 हो गया आपका मौलिक अधिकार। और 36 के बाद सर आपको क्या आता है, 36 क्या आता है सर, 36 आपको आता है 35 हो गया सर, 35 के बाद आता है आपका 36, तो 36 से 51 हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो DPSP भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो 36 से 51, ठीक, 35 के बाद 36 आता है, 36 से 51 तक, 51 शुभ होता है 51 रुपये, ऐसे याद रखिए। सर 51 के बाद देखिए सर, 51 के बाद जैसे पार्ट 4 था, तो 4 से बना 4A, वैसे बचा दोस्तों 51 से बना 51A, अर्थात 51 से 51A, अनुच्छेद 51A में है मूल कर्तव्य भाग 4A, जो कि बाद में जोड़ा गया। और सर फिर भाग 5 में केंद्र सरकार, 6 में है राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार कहाँ जाएगा, 51 के बाद गिनती में क्या आता है सर, 51 के बाद गिनती में आता है 52, अब 52 में एक कम 51 होता है, तो ले लीजिए भैया, अनुच्छेद 51 के बाद आता है सर 52, अब 52 में एक कम 51, तो एक कम 51 ऐसे करके 151 याद रखना है कि 52 में एक कम 51 होगा, तो 52 में 151 हो गया, तो 52 से 151 अनुच्छेद तक संघ सरकार या केंद्र सरकार आ गई। दोस्तों 151 के बाद क्या आएगा सर, 151 के बाद आता है 152, तो 152 से 237 हो गई आपकी राज्य सरकार। चलिए उम्मीद करता हूँ भाग 1 से आपका भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार, चौथा DPSP, 4A मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, भाग 5 केंद्र सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, अनुच्छेद भाग 1 का है 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 का 52 से 151, 152 से 237, भाग 7 जो कि समाप्त हो गया उसका 237 के बाद आएगा 238, वो भी समाप्त, तो आप पीछे देख लीजिए, आपको पूरा मैं चार्ट याद करवाया हूँ, इस तरीके से आप याद रखिए कहानी के माध्यम से, तो आपको पूरे अनुच्छेद उस भाग के नाम उसके अनुच्छेद रटाए हुए होने चाहिए, ताकि कूटबद्ध कभी आपका क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपसे कभी ना छूटे। तो ये बोला आपका पहला वाला सब खत्म हो गया है। देखिए भाग 7, सर भाग 7 आपका निरसित हो गया है किसके, 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा, ठीक, और अनुच्छेद 238 भी निरसित हो गया, मैंने हट गया है। तो मैंने बोलता ना सर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बाद कौन सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश, तो देखिए भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश आ गया। उसका कौन सा है भैया सर, पंचायती राज, भाग 9 में आ गया पंचायती राज शासन। उसका कौन सा है भैया, तो 9A में, 9 के बाद 9A में ही है नगर पालिकाएँ, ठीक, तो इसे करके पूरा भाग याद करवा दूंगा यार, छोड़ दीजिए। चलिए सब अगले आगे हम पढ़ेंगे। चल हम आते हैं आज के क्लास में। सर आज का क्लास है स्वतंत्रता का अधिकार, मगर सर स्वतंत्रता का अधिकार आपका किस में है, सर मौलिक अधिकार में आता है। तो आइए हम देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। सर मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार, सर जिसका अनुच्छेद है आपका पूरा 12 से लेकर के 35 तक, हम देखा ना सर भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक। इस 12 से 35 का वर्गीकरण था कि 12 13 हमने अलग अलग पढ़े थे, ये एक साथ आते हैं। फिर आपको सर 14 से लेकर के पूरा 32 तक पूरा हम अलग अलग खंड में पढ़ते हैं। तो इसके बाद सर हमारा 33, 34, 35 ये अनुच्छेद हमारा अलग से हमको पढ़ना है। हम सर 12 13 पढ़ चुके हैं, 14 से 32 वाले क्रम में आज हम पढ़ेंगे, और 33 34 35 हम बाद में देखेंगे। एक चीज़ आप जान लीजिए,
सर 14 में सर हमारा 14 से लेकर के 18 और सर 19 से लेकर के 22। तो 14 से लेकर 18 सर हमारा पहला था कि व्यक्ति क्या चाहता है इस दुनिया में। व्यक्ति चाहता है कि जब मैं पैदा हुआ हूँ तो व्यक्ति सबसे पहले देखता है कि भाई मेरे भाई बहन मुझको ज़्यादा प्यार करते, मुझे कम प्यार करते, मुझे में समान प्यार नहीं करते। अर्थात व्यक्ति पैदा होते साथ सबसे पहले अपने लिए चाहता है कि मुझे समानता मिले, बराबर माना जाए। तो इसलिए सबसे पहला अधिकार था 14 से 18 तक समानता। जब समान आप हो जाएंगे तब आप क्या चाहेंगे, क्या मुझे भी स्वतंत्रता मिले, भाई बड़े भैया घूमने जाते तो मैं भी घूमने जाऊंगा। तो उसका आप चाहते हैं भैया स्वतंत्रता। 1922 तक आता है स्वतंत्रता का अधिकार। और इसी स्वतंत्रता के अधिकार को आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आप पहले क्लास में पढ़े थे 19 का आधा पढ़े थे। दूसरे क्लास में आपने पढ़ा 19 का आधा, है ना, और 20। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे 21 और 22। तब तो आपका 19 से लेकर 22 तक पूरा अनुच्छेद खत्म होगा। तो इसलिए पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, आज तीसरे पार्ट में आप दोनों ये पढ़ लेंगे। तो आज आपका स्वतंत्रता का अधिकार पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आइए सर, सबसे पहला अधिकार होता है समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद के बीच, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। तो आइए हम सभी को देखते हैं। देखिए सर, समानता अधिकार, व्यक्ति सबसे पहले समान होना चाहता है तो अनुच्छेद 14 से 18। फिर आदमी समान होने के बाद स्वतंत्र होना चाहता है तो 19 से 22। जब आदमी समान हो गया, स्वतंत्र हो गया, तब वो शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है। तो हो गया सर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। जब शोषण के विरुद्ध भी अधिकार उठा लिया तब व्यक्ति वो अपने धर्म की ओर झुकता है। तो आपको धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28। जब व्यक्ति धर्म की ओर झुकता है तो उसको ऑटोमेटिक अपनी संस्कृति और शिक्षा से प्यार होने लगता है। तो व्यक्ति सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार 29-30। और लास्ट में आगे दोस्तों आपको क्या सर, इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। सर इस 5 पर एक छठवां हिस्सा था संपत्ति का अधिकार, जिसको आपको हटवा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 31, देखिए 29 के बाद सीधा 32, 31 को हटा दिया गया और 31 को निकाल करके आर्टिकल 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो मतलब संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार ना रह के विधिक अधिकार हो गया है। तो जैसे यहाँ 5वां तो छठवां पार्ट था, छठवां हटा, तो जो 7वें नंबर पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 7वें खसक के 6वें पे आ गया। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 है, आपके 5 ऊपर के कोई भी अधिकार अगर कोई आपसे छीनता है तो इसी के तहत ही दोस्तों आप उन अधिकार को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही क्या कहा है, आर्टिकल 32 को ही क्या कहा है, संविधान की आत्मा कही है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बनता है। तो बोला ना, एक चीज़ भी आपका नहीं छूटने वाला, पूरा बोला एक चीज़ कारण के साथ जानेंगे। तो यार एकदम कमर बांध के एकदम रेडी हो जाइए, युद्ध के मैदान में आप उतर चुके हैं। पता नहीं अब कब आएगी वैकेंसी ऐसी शिक्षक, सहायक शिक्षक जैसी। 3 साल के बाद आई, इंतजार के बाद अब आपकी। तो इस इंतजार को हमें समाप्त करना है और एक पद लेके दिखाना है। ठीक, आइए। तो आज हम पढ़ने वाले थे क्या, मैंने बोला सर हम 19 पढ़ चुके थे, 20 पढ़ चुके थे। 19 में था सर आपका व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो हम पूरा पढ़े थे। 20 में था सर आपका, 20 में क्या था, दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण था। हाँ, तो सर दोष सिद्धि के विरुद्ध आप संरक्षण देखे थे। यस, कि आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा ना हो, एक ही क्राइम के लिए पुराने नियम, बाद में बने नियम को पुराने चीज़ पे लागू ना कर दिया जाए, ऐसा पढ़े थे ना। यस, 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण, आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, वो सब आप पढ़े थे 20 में। आर्टिकल 21 और 22 आज आप पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 21, मैं बोलता हूँ आर्टिकल 21 अपने आप में अथाह है, इसकी कोई सीमा नहीं, इसका कोई लिमिट नहीं है। इससे तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग ये है मेरे दोस्त कि आर्टिकल 21 अपने आप में पूरा का पूरा संविधान है। एक तरीके से आप समझिए, आप जो भी चाहें सब चीज़ आर्टिकल 21 में डाल दीजिए। आप बोले कि मेरे को सोने का अधिकार चाहिए, मेरे को हंसने का अधिकार चाहिए, मेरे को दुखी रहने को अधिकार चाहिए, मेरे को अकेले रहने का चाहिए, मेरे को नाचने का अधिकार चाहिए, मेरे को घूमने का, फिरने का, नाचने का, गाने का, इलाज कराने का, खाना खाने का। अरे दोस्तों, आप जो चीज़, मेरे को प्राइवेसी चाहिए, निजता चाहिए, आप जो अधिकार आप सोच पाएंगे वो सारे अधिकार आ जाते हैं अनुच्छेद 21 के तहत। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात आपके प्राण, इस देह माने आपके शरीर में, इस शरीर में जो भी प्राण हैं, इस शरीर और इस शरीर में जो प्राण है, इससे जुड़ी जो भी स्वतंत्रता आप चाहते हैं वो सब आपको मिलेगी। बस फिलहाल इसकी सीमा इतनी है कि उससे कोई और प्रभावित ना हो। जैसे आप चाहते हैं कि मैं अपना इलाज कराने विदेश जाना चाहता हूँ, आप जाइए, अब वहाँ किसी और को परेशान करने थोड़ी जा रहे हैं। यस, यहाँ आप किसी और को भाई चोरी करके थोड़ी भाग रहे हैं, तो आप जा सकते हैं इलाज कराने, चिकित्सा के लिए। अब चाह रहे हैं मैं शांति से सोऊं, मेरे सोने में कोई दखल अंदाजी ना करे, तो आपको सोने का अधिकार है। अगर आपको सोने के समय पे पड़ोसी अगर बहुत तेज़ी से गाना बाना बजाता है, पार्टी वार्टी करता है, तो आप केस कर देंगे आर्टिकल 21 के तहत कि मेरे को सोने का अधिकार है, राइट टू स्लीप है। अरे भैया हाँ, सोने का अधिकार प्राप्त है भाई, आगे पढ़ेंगे। आप चाहते मेरे को अच्छा जीवन, अर्थात ये याद रखिएगा
कि आपको जो भी आपको लग रहा है कि मेरे को गरिमापूर्ण जीवन जीना है, ये लाइन ध्यान रखिए, गरिमापूर्ण शब्द, कि मेरे को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, तो उसको अब हर एक चीज़ इसके अंतर्गत आएगा। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध मैंने हर एक चीज़ जो आप सोचेंगे कि मेरे को जीवन के लिए ज़रूरी है, सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। और संविधान के बाकी अनुच्छेद तो भाई आपके संविधान मौलिक अधिकार वाले, आपातकाल लगता है तो लगभग समाप्त हो जाते हैं, मन समाप्त हो जाते हैं, समझिए स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मगर अनुच्छेद 21 जो है ये आपका आपातकाल लगे चाहे कभी कुछ भी हो जाए, आर्टिकल 21 कभी समाप्त नहीं होता है। आर्टिकल 21 बोलता है अपने आप में कि मैं अमर हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसे बोलता है कि मुझे कोई समाप्त नहीं कर सकता, अर्थात ये किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। आपातकाल लगने के बाद भी आर्टिकल 21 खत्म नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। 21 और 22 दोनों का ही केस है, दोनों समाप्त नहीं होते हैं। आइए अब हम 21 को देख लेते हैं। इतना सब जानने के बाद इसके बारे में, जिसके अधिकार में दो व्याख्या की जाती है। 18 आर्टिकल 21 प्राण देश स्वतंत्रता के अधिकार में दो व्याख्या की जा सकती है। कैसी दो व्याख्या? एक 1978 से पहले की व्याख्या और एक 1978 से बाद की व्याख्या। सर क्या केस है सर 1978 से पहले और बाद वाला? ये कहानी सुनाता हूँ छोटा सा, सुनेंगे जानेंगे तभी तो देश को पहचानेंगे। आइए इधर आइए। सर 1975 का वह काल था जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगा दिया और देश में लोगों को जिसको मन उसको पकड़ पकड़ के जेल में डलवाने लग गए, पिटवाने लग गए, कुटवाने लग गई। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1976 में अब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। यहाँ पे आपातकाल लगाते सब तुरंत ही संविधान में बदलाव करने के लिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन 1976 कर दिया, जिसके तहत इन्होंने इन लोगों से स्वतंत्रता भी छीन ली, जिसके तहत लोगों को पकड़ के जबरदस्ती मार के कूट के उनको जबरदस्ती जेल में ठूसा जा रहा था। बहुत अत्याचार हुआ दोस्तों से, बहुत अत्याचार। सर उसके बाद तुरंत जब इतना अत्याचार करेंगे तो ये लोकतंत्र है, तानाशाही चलेगा नहीं। तुरंत लोकतंत्र आया दोस्तों, और यहाँ पे एक सरकार आई 1977 में, जनता पार्टी सरकार, लेकिन लंबे समय तक नहीं रह पाई। जनता पार्टी सरकार 1977 में आई तो देखा कि इन्होंने 42वां संविधान संशोधन 1976 करके इस आर्टिकल में बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। इस आर्टिकल को आपका प्रभाव इसका कम कर दिया है, और ये प्रभाव आपका खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी व्यक्ति को उसके जीवन का अधिकार तो उसके हाथ में दो यार, उसके शरीर उसके प्राण का अधिकार तो उसके हाथ में दो। तो उन्होंने जनता पार्टी सरकार ने 77 में जैसे हुआ आई वैसे ही उन्होंने 1978 में वापस इस संविधान संशोधन से जो बहुत सारी चीज़ें नई ऐड की गई थी, इसलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को अपने आप में मिनी संविधान कहा जाता है। इतना सारा चीज़ बदल दिया था इंदिरा गांधी सरकार जी ने। तो उसका 77 में हुआ आई जनता पार्टी सरकार, 78 में इन्होंने इसमें जो अच्छी चीज़ें थी उसको रखी और जो खराब चीज़ें थी उसको वापस बदलने के लिए 44वां संविधान संशोधन 1978 करवा दिया, जिसके तहत फिर से इसमें बहुत सारी शक्तियाँ डाली गई हैं। इसलिए आपको क्या कह रहा है कि 1978 से पहले ये पूरा कमज़ोर था, इसलिए इसको 1978 से पूर्व एक हिस्सा, और 1978 के बाद ही बहुत मजबूत हुआ, इसलिए 1978 के पश्चात का एक हिस्सा। तो 75 में आपातकाल, 76 में 42वां संविधान संशोधन, 77 में जनता पार्टी, 78 में 44वां संविधान संशोधन से मजबूत किया गया। क्लियर? मैंने बोला ना हर एक चीज़ आपको ऐसे पता होगा जिसको मुझे कारण पता हो, तर्क पता, भूलेंगे कैसे यार? अब आप भूल ही नहीं सकते। इससे अपने ऑटोमेटिक 4 लाइन से 4 क्वेश्चन बनता है, और उसके बाद आप कोई कर चीज़ सीक्वेंस पता चलता, भूल ही नहीं सकते चाह के भी। आइए 1978 के पूर्व का हम देखते हैं। सर 1978 से पूर्व गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1952, सब रटना नहीं है ना, रटने का जो पैटर्न में आप पढ़ते आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, रटना वैसा पैटर्न छोड़ दी। इस व्यक्ति की जगह अपने आप को रखिए और बस इस लाइन को पढ़ के जो अपने आप के बारे में समझ में आए उस समझ को अपने साथ रखिए, नाम रटने की जरूरत नहीं है। तो गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधि से आशय राज्य के द्वारा बनाई गई विधि जिसमें प्राकृतिक न्याय की अवधारणा सम्मिलित नहीं है। अर्थात न्यायपालिका ने कहा कि हालांकि स्वतंत्रता शब्द बहुत ही व्यापक है, स्वतंत्रता शब्द बहुत ही व्यापक है, इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसको दैहिक शब्द लगाकर, लेकिन इसके आगे अब दैहिक शब्द लगाकर इसको सीमित किया गया है। यह व्याख्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यूके की अवधारणा को पुष्टि करता है, क्योंकि यूके में मैंने बोलता ना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि का साथ साथ मैंने बोलता ना यूके से हमने लिया, ब्रिटेन से लिया, यस उसी को बोल रहे हैं।
तो उसकी अवधारणा को पुष्टि करता है कि भाई यहाँ पे विधि का शासन है। क्योंकि देखिए जैसे ही आपकी इंदिरा गांधी जी ने संविधान चेंज कर दिया तो विधि का ही शासन हमारे देश में है, तो लोगों का मूल्य खत्म कर दिया। नियम है बोल के अनुच्छेद के तहत आप लोगों को डाल सकते हैं, पीट सकते हैं, मार सकते हैं आपातकाल में, तब वो मारना पीटना चालू कर दिए। मतलब विधि इतना बड़ा हो गया। तो वही बोले सुप्रीम कोर्ट ने कि उसमें प्राकृतिक न्याय की अवधारणा सम्मिलित नहीं है आपके विधि में, अर्थात लोगों के साथ प्राकृतिक न्याय की अवधारणा सम्मिलित कीजिए अपने विधि में। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा क्या है वो भी आपको बताऊंगा, पहले पढ़ते चलिए। हमारी तो इस अवधारणा को पुष्टि करता है कौन? यूके का नियम, जिसके अनुसार जो भी कार्य किया जाएगा वह संविधान के अनुसार किया जाएगा, इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो हम अभी भी ब्रिटेन के इस प्रिंसिपल चलते हैं कि जो भी काम किया जाएगा संविधान के द्वारा किया जाएगा। और संविधान में अगर आप बदल दिए तो इसका मतलब आप देश के लोगों को पटक सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं, तो ऐसा गड़बड़ है ना। इसीलिए फिर आप आगे देखते चलिए। 1977 में आई जनता पार्टी में, वो 77 में आई थी जनता पार्टी सरकार। यस, जनता पार्टी सरकार ने संजय गांधी पर मुकदमा चलाना चाहा, जिसके तहत सरकार ने मेनका गांधी को विदेश भ्रमण पर रोक लगा दी। जनता पार्टी सरकार ने मेनका गांधी जो उनके विदेश भ्रमण पर रोक लगा दी, तो मेनका गांधी ने इस रोक के विरुद्ध, मेनका गांधी खुद चली गई सुप्रीम कोर्ट कि मेरे विदेश जाने पर क्यों आप रोक लगा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। इस याचिका के संदर्भ में निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस बात को ध्यान दीजिए कि संविधान में लिखे शब्द नहीं बल्कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें कही थी कि संविधान में लिखी हुई शब्द नहीं बल्कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं। किसी व्यक्ति को विपरीत दशाओं में रहने के लिए मजबूर करना उसके प्राण लेने के बराबर है। अर्थात सोचिए आप ही कि अगर आपको मैं ऐसे विपरीत परिस्थिति में रखूं कि आपको मैं एक कमरे में बंद कर दिया हूँ, वहाँ सारे ऐसो आराम दे रहा हूँ और उस कमरे से बाहर झांकने तक नहीं दे रहा हूँ, सारी खिड़की दरवाजे सब बंद, बाहर से सील, आपको घर के अंदर हर फैसिलिटी, तो क्या आप वैसे जीवन चाहेंगे? अरे नहीं भैया, वो मौत से बदतर है। अर्थात किसी को भी विपरीत दशाओं में रहने के लिए मजबूर अगर आप कर रहे हैं तो प्राण लेने के बराबर है। अगर आप बोले कि मैं ऐसा नियम कानून बना दिया संविधान में, आपको ऐसे ही रहना पड़ेगा, जेल में ही रहना पड़ेगा, जिसको मन उसको जेल में डालूंगा, तो भैया वो प्राण लेने के बराबर है मेरे। और अगर वो प्राण लेने के बराबर है तो आप अनुच्छेद 21 को उल्लंघन कर रहे हैं, तो प्राण लेने के बराबर है। यह अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है बल्कि व्यक्ति के जीवन का कई मामले में गरिमापूर्ण बनाना है। और ये बात केवल भौतिक सुख सुविधा की बात नहीं है, ये व्यक्ति के जीवन को गरिमापूर्ण जीवन बनाने के पीछे मेन उद्देश्य है। और इसी का तत्व पूछता है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत, इस शब्द को ध्यान रखिएगा, गरिमापूर्ण। तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी आपको आर्टिकल 21 ही देता है। और इसमें जो कि शब्द आ गया गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, अब दोस्तों इसके बाद आपका इसका लाइन असीमित हो गया। अब अनुच्छेद 21 में आप सब चीज़ डाल सकते थे, क्योंकि आप बोल रहे हैं मेरे गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मुझे खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, नाश्ता जरूरी है, गाना जरूरी है, सोना जरूरी है, अकेले रहना जरूरी है, साथ में रहना जरूरी है। आप हर एक चीज़ इसमें आप डाल सकते थे। मेरी प्राइवेसी जरूरी है, मेरी निजता जरूरी है, हर एक चीज़ आ गया। आप आर्टिकल 21 से अभी आप पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अनेकों निर्णयों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने निम्न अधिकार इसके भीतर शामिल किए। और अब आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत, इस देह में जो प्राण उसकी स्वतंत्रता, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीज़ें शामिल कर दी है। अब वो क्या क्या चीज़ें शामिल की है आइए देखिए। पहला है आर्टिकल 21 ही आपको देता है चिकित्सा का अधिकार। अर्थात अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई, आप क्योंकि भाई इस देह में जो प्राण है, तो इस देह में अगर कोई बीमारी जिससे मेरी प्राण जा सकती है और इसका इलाज केवल विदेश में होता है, देश में होता है, तो अब देश में चाहे विदेश में आप कहीं भी आना जाना कर सकते हैं। विदेश में चाहिए तो विदेश में, देश में चाहिए देश में, अपनी बीमारी के इलाज के लिए, अपनी चिकित्सा के लिए। इससे अगले आप सरकार आपको नहीं रोक सकती। इसीलिए आप क्या देखते हैं बहुत सारे मूवी में कि बहुत सारे आतंकवादी को ऐसे करके लगा दिया जाता है और उसको बीमार बना के लेके जाया जाता है विदेश बाहर निकालने के लिए, देखते हैं ना। हाँ, तो ये वो इसी वजह से कि चिकित्सा कराने का अधिकार हर किसी का आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है। अर्थात आप भी विदेश अगर जाना चाहते हैं चिकित्सा कराने के लिए, इलाज कराने के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई सरकार नहीं रोक सकती। ठीक, चलिए चिकित्सा का अधिकार आप जान लें, ये आपका अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। दूसरा बोला हर एक चीज़ आपकी बोला ना, आप अपने जीवन की बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे मेरे दोस्त प्रैक्टिकली तौर पे कि हाँ यार, इसको हम विषय क्यों बना रहे हैं, सब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं एक संविधान को, ये तो हमारे बारे में ही है, हम ही हैं ये खुद। तो ऐसे महसूस कीजिए ना कि आपके साथ ये सब चीज़ें हैं।
तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, कैसे भी घुमा प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछेगा, व्यवहारिक क्वेश्चन पूछेगा, सब आपसे बनेगा। ये दूसरे बिंदु। दूसरा बोला विदेश भ्रमण करने का अधिकार। अगर आप विदेश घूमने जाना चाहते हैं तो ये भी आपके गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आपका अधिकार है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जब मेरी प्राण मेरे शरीर से, मेरे देह से निकल जाए तो मेरी प्राण देह स्वतंत्रता के तहत, उससे पहले मैं विदेश घूमना चाहता हूँ। जाइए घूमिए, कोई नहीं रोकेगा आपको। सुन में आया बात, याद रखिएगा। दूसरा, आप चाहते हैं मैं प्रदूषण मुक्त जल पीऊँ, मैं प्रदूषण मुक्त वायु में सांस लूँ, तो उसके उपभोग का भी आपको अधिकार है। सुना ये बात। अर्थात अगर आपके जल जो सरकारी नल से कोई पानी आ रहा है और वो गंदा गंदा पानी आ रहा है, तो आप जाकर सरकार से कंप्लेंट कर सकते हैं कि सरकार हमारे यहाँ नल में गंदा पानी आ रहा है, आप मुझे प्रदूषण मुक्त जल देने की कृपा करें। आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है इस कंपनी द्वारा, तो वायु के प्रदूषण मुक्त वायु मुझे उपलब्ध कराने की कोशिश करें। ये आप कर सकते हैं। आपके शहर में जो पॉल्यूशन फैल रहा है, खराब जल है, दूषित जल है दोस्तों, इस सब के सुधार के लिए आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं। सुना है बात। आइए, एकांतता का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। चुप या एकांत रहना है, एकांत रहना, अकेले चुपचाप कहीं आपको जाना है, अकेले एकांत में रहना है, कुछ समय व्यतीत करना है, तो ये भी आपका प्राण एवं देह स्वतंत्रता आर्टिकल 21 के तहत आपका अधिकार है कि आप एकांत में रह सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से आपको बताऊँ मैं कि आपको एकांतता का इसी का लोग कुछ गलत उपयोग भी करने लग गए हैं। तो एकांतता दो टाइप की आप समझिए मेरे हिसाब से। एक है भाई सकारात्मक एकांतता, एक आपका नकारात्मक एकांतता है ना। सकारात्मक एकांतता, वही नकारात्मक एकांतता। कि आप सकारात्मक रूप से एकांत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एकांत रह रहे हैं मगर नकारात्मक वे में, जिसको मैं नकारात्मक बोलता हूँ, समझाऊंगा, तो वो गलत है, क्योंकि उससे हमारी सभ्यता संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक, आइए समझाता हूँ सर। जैसे आप दो पति पत्नी, आपने विवाह कर लिया और अब पति ने बोला कि यार मैं ड्यूटी कर करके तंग हो गया हूँ बीवी, कुछ दिन के लिए मैं छुट्टी चाहता हूँ, मैं अकेले में कुछ समय व्यतीत करना चाहता हूँ, तो एक काम करता हूँ थोड़ा बाहर से घूम के आता हूँ। पति बोले ठीक, पत्नी बच्चे बोले ठीक है पापा आप जाइए कुछ दिन घूम के आइए। तो पति गया अकेले बाहर, कुछ दिन घूम के व्यतीत करके आया, अच्छी बात है। वैसे पत्नी बोली कि देखिए जी, बच्चों का टिफिन विफिन बनाते बनाते, घर का काम संभालते संभालते मैं भी परेशान हो गई हूँ, थोड़ा तंग हो गई हूँ, मुझे कुछ दिन एकांत में जीना है, शांति से रहना है, तो मैं क्या करूँ पति परमेश्वर। तो मैं कुछ दिन अपने मायके जा कर के एकांत के साथ जीना चाहती हूँ, आराम से जीना चाहती हूँ। पति बोलेगा ठीक है जाओ पत्नी। इसलिए आप देखते हैं हमारे सभ्यता संस्कृति में ही तीज त्यौहार में से, तीज जैसा त्यौहार, ऐसा त्यौहार जहाँ खुद पत्नियों को छुट्टी मिल जाता है, जाओ तुम अपने मायके जाओ, कुछ दिन त्यौहार मनाओ, आराम करो। इसलिए वो सब रीजंस दिए गए हैं त्योहारों के रूप में कि आप जाइए आराम कीजिए, क्योंकि आप गृहिणी हैं, घर के काम में इतना बिजी रहते हैं कि आपको टाइम नहीं मिलता। तो ये सकारात्मक, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बात इसके नकारात्मक पक्ष में कि पति ये बोलना चाह रहा है कि मेरे बीवी में बच्चे मेरे भूखे मर रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, मैं एकांत में रहूँगा, मैं कमा रहा हूँ अपने पैसे से, मस्त शादी ब्याह करके बीवी बच्चे सब कर लिया उसने, अब मैं मस्त एकांत में रहूँगा, मस्त बीड़ी दारू सिगरेट पीऊँगा, घूमूंगा फिरूँगा, लौंडीबाजी करूँगा, सब चीज़ करूँगा, मगर बीवी बच्चे भूखे मरे मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों वो है नकारात्मक एकांतता, और इसके खिलाफ आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। आता दूसरा, पहला लड़की भी वैसी बोल दी, पत्नी जो है, बच्चे हो गए, औरत के पति है, पति औरत दोनों को छोड़ दिए, बोले कि भैया मैं अब तंग हो गई तुम लोग से, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मेरे को अकेले रहने का मन है। और वो भी जा रही है, अकेले रह रही है, कमा रही है, खा रही है, मस्त रूम लेकर के घूम रही फिर रही है, नाच रही गा रही है, ऐसाबाजी कर रही है, लौंडाबाजी कर रही है। तो लड़का लड़कीबाजी कर रही है, तो लड़काबाजी कर रही है, जो भी है। तो दोस्तों वो भी है नकारात्मक एकांतता, क्योंकि दोस्तों जब भी आप ऐसा करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं, पति वैसा किया तो पत्नी बच्चों को छोड़ा, पत्नी ने वैसा किया तो पति और बच्चों को छोड़ा, अर्थात इसमें कुल मिलाकर के बच्चों का भविष्य खराब, और बच्चे ही तो किसी देश का भविष्य है, तो आपका पूरा देश खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए दोस्तों आपका जो परिवार, समाज की सबसे मूलभूत इकाई है परिवार, वह खत्म हो जाएगी। इसलिए नकारात्मक एकांतता इसके अंतर्गत नहीं आती है, सकारात्मक एकांतता जरूरी है। तो एकांतता का अधिकार भी आप समझ गए, आपको इससे पहले नहीं सोचोगे कितना व्यापक होता है एक बिंदु के अंदर। चलिए, तो चुप रहने का अधिकार भी आपको है। अगर आप किसी बात पे कुछ बोलना नहीं चाह रहे, तब से ज़बरदस्ती कोई नहीं बुलाएगा, आपको चुप रहने तक का भी अधिकार है, ठीक है। जैसे इससे पहले आप पढ़े थे आर्टिकल 20 में कि आपको ज़बरदस्ती खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं बोला जा सकता। तो उसमें दोनों नियम काम करता है कि खुद के खिलाफ गवाही मत दीजिए, क्योंकि आर्टिकल 20 में लिखा है, और अगर आप चुप रह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बोलना, तो आर्टिकल 21 में भी है कि आपको चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है। फिर आते हैं दोस्तों उसके अगले से, निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार। इसलिए आप देखते हैं ना,
कि कोई क्रिमिनल कोई क्राइम कर देता है और उसके पास वकील को पैसा देके अपने लिए वकील रखने का अधिकार नहीं, तो सरकार निःशुल्क तौर पे बिना उससे पैसा लिए अपने सरकारी खर्चे पे एक सरकारी वकील उसको देती है। इसमें तो लिखा है निःशुल्क विधिक सहायता, अर्थात उस व्यक्ति को विधिक सहायता दिया जाए, वकील की सहायता दी जाए निःशुल्क बिना पैसे के, और ये होता है। आप देखें, उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार, क्या बात हो गया सर? हो गया उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार, मतलब सर अब जब परिश्रम कर रहे हैं तो उसके बदले जो पैसा आपको मिल रहा है आपके श्रम के बदले वो उचित हो, सही हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कोई बहुत बैल जैसे काम करा रहा है और आपको एकदम कम पैसा दे रहा है। अगर ऐसा है तो वो भी आपके अधिकार अनुच्छेद 21 का हनन है, अर्थात आप उसके खिलाफ भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक, स्वच्छ वातावरण का अधिकार, अर्थात आपको स्वच्छ वातावरण का भी अधिकार है, जिसके तहत इसी स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए ही इसी के तहत ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है, जिसको आप NGT के रूप में जानते हैं, है ना। तो देखिए अनुच्छेद 21 के एक लाइन से आपको एक NGT जैसे इतनी बड़ी संस्था बन गई। दूसरा सर, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण और आदि, आदि में और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने बोला ना आप इसमें जो मन वो डाल सकते हैं, इसलिए आदि है, मतलब इसका अंत नहीं है। ठीक है, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण, अर्थात इसका मतलब क्या है कि सरकार, आप भाई आप इस समाज में जीते हैं, आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और पुलिस आई आपको बोली कि आपने ऐसा क्राइम किया है, आपका अभी दोष सिद्ध नहीं हुआ, आपने ऐसा क्राइम किया है, आपको पकड़ के जबरदस्ती आपको रूम से हथकड़ी लगा के आपको लेके जा रही है, तो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि आपको दोष सिद्ध होने से पहले ही वो आपको एक कैदी की तरह ट्रीट कर रहा है, तो वो भी गलत है। अर्थात आप हथकड़ी लगाने के खिलाफ विरुद्ध संरक्षण आपको प्राप्त है। आप बोल सकते हैं कि भाई साहब, पुलिस वाले भाई साहब, मैं आपके साथ चल रहा हूँ ना, आपकी ही गाड़ी में बैठ के चलता हूँ, हथकड़ी मत लगाइए मुझे, तो पुलिस ज़बरदस्ती आपको हथकड़ी नहीं लगाएगी और आप शांतिपूर्वक तरीके से जाने के लिए रेडी हैं। तो ठीक, तो आपको उससे संरक्षण है। तो आपको आज ये भी अधिकार पता चला ना, मैं बोला ना, हर दिन अपने जीवन में कुछ नया सीखिए। अगर आप हर दिन एक भी चीज़ नया सीखते हैं तो सोचिए, आज तक आप एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 चीज़ नया सीख सकते हैं केवल एक साल में। और आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि आज आप कितने साल के हैं, तो आप सोचिए कितनी सारी चीज़ें आप सीखे चुके होते। तो हर दिन अपने जीवन में आप देखिए कि क्या नया सीखा मैंने आज, क्या मुझे कुछ नया मेरी ज्ञान की दुनिया में ऐड हुआ कि नहीं हुआ। तो इसका तब पढ़िए। 1978 के बाद आर्टिकल 21 में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को सम्मिलित किया गया। मैंने बोला ना, पहले जो आपातकाल के समय में इंदिरा गांधी जो विधि संविधान परिवर्तन किया, उसमें प्राकृतिक न्याय की अवधारणा नहीं थी। 1978 के बाद जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें अनुच्छेद 21 में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को सम्मिलित किया गया। अर्थात प्राकृतिक न्याय क्या होता है कि विधि की उचित प्रक्रिया होगी, अर्थात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा, कि कोई विधि भी उचित हो तभी उसके थ्रू प्रक्रिया की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि विधि है तो आप कुछ भी कुछ कर सकते नहीं, विधि के तहत भी आप उचित प्रक्रिया ही अपनाएंगे। यानी कि नियम बन गया कि आपातकाल में पकड़ के आप जेल में डालना, लोगों को मारना, डंटा है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि विधि के तहत वो कोई उचित प्रक्रिया नहीं है। इसलिए आपके विधि के तहत भी उचित प्रक्रिया हो, और विधि के होने के बाद भी जब उचित प्रक्रिया हो, वही है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा। तो जो भी शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती के लोग हैं, आप तो खुद शिक्षक हैं भाई, आपको तो खुद पता है कि हाँ सर कितना बड़ा महत्व है इन चीज़ों का, हमको इतना सारा अधिकार पता होना चाहिए, तब तो हम जानेंगे तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे कि हाँ भाई तुम्हें ये अधिकार प्राप्त है। इसी अनुच्छेद 21 में तो आपको निजता का भी अधिकार प्राप्त है, अर्थात अगर आपको कोई प्राइवेसी उल्लंघन कर रहा है तो आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, तो आप सब जानते हो, अगर भैया आप बालिग लड़के हैं और आप बालिग लड़की हैं, आप दोनों भैया एक रिलेशनशिप में हैं, बहुत साल से हैं, और आप दोनों अपना प्राइवेसी टाइम, निजता टाइम आप बिताना चाहते हैं, और आप चले गए होटल में, वहाँ आपने अपना ओरिजिनल ID प्रूफ जमा किया, आपने एक रूम लिया और आप दोनों बालिग हैं और दोनों ओरिजिनल ID प्रूफ जमा किए हुए हैं। तो दोस्तों उस समय पुलिस अचानक से आके ठक ठक ठक, ओए क्या कर रहे हो यहाँ पे, चलो चलो तुम्हारे मम्मी पापा का नंबर दो, तुम मम्मी पापा को फ़ोन लगाओ, नंबर दो माँ बाप का तुम्हारे, चलो तुमको थाना जाना पड़ेगा। ऐसा अगर पुलिस करती है तो दोस्तों पुलिस वहाँ पे गलत है, क्योंकि पुलिस ने आपके निजता का उल्लंघन कर दिया, निजता को भंग कर दिया, प्राइवेसी को भंग कर दिया। अर्थात आप वहाँ पे उस पुलिस के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उसने आपके प्राइवेसी का उल्लंघन किया है। तो आपको अपना अधिकार पता होना चाहिए। वैसे अगर आप मान लीजिए आप सो रहे हैं और सोते समय भी पुलिस आपको पास आई, लात मार के आपको उठा दी, डंडा मार के उठा दिया कोई भी, तो उसने भी आपकी निजता का उल्लंघन किया है, क्योंकि आपको शांति सुकून से सोने का भी अधिकार प्राप्त है। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। वैसे आप पूजा पाठ कर रहा हूँ आराम से लीन होकर के, तो भी पुलिस आके आपको लात जूता मार मुरी के आपको ऐसे बदतमीजी से नहीं कर सकती, वो भी आपकी निजता का हनन है। तो ऐसा कुछ भी चीज़ सब आ जाता है अनुच्छेद 21 में यार, मतलब जो चीज़ आप डालना चाहें
सब आता है अनुच्छेद 21 में, और जो नहीं भी है अब वो फिर डल जाएगा आने वाले समय में, जब जब इस पे केस होगा। कैसा केस, जब जब इस पे वाद आएगा, आप आगे देखेंगे कैसा वाद है। तो पहले ये देख लीजिए अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 आप सुन रहे हैं तो सर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है किसमें, अनुच्छेद 21 में। तो लीजिए अनुच्छेद 21 में, ठीक, क्लियर हुई बातें, समझ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21 का अधिकार प्राप्त है, वह अनुच्छेद 21 का अधिकार किसको प्राप्त है सर? अनुच्छेद 21 का अधिकार प्राप्त है सभी व्यक्ति को। सर अनुच्छेद 21 का अधिकार प्राप्त है केवल नागरिकों को, सर राज्य को या उपरोक्त में से किसी को नहीं। इसका मतलब क्या है सर? सभी व्यक्ति को कहने का मतलब देश में उपस्थित सभी व्यक्ति को, माने चाहे वो भारतीय चाहे विदेशी, सभी को प्राप्त है क्या अनुच्छेद 21? या केवल हमारे देश के जो नागरिक होंगे भारत के, केवल उनको ही प्राप्त है क्या? ये जो राज्य को, अर्थात जो राज्य सरकारें हैं या सरकार है कोई भी केंद्र चाहे राज्य सरकार, उनको प्राप्त है क्या? ये इनमें से किसी को प्राप्त नहीं है। तो अनुच्छेद 21 मेरे दोस्त, क्योंकि वह आपके प्राण और देह से जुड़ी बात है, तो इस दुनिया में हर व्यक्ति को अपने प्राण, अपने शरीर की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए अनुच्छेद 21 सभी व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो। ऐसा थोड़ी है कि केवल आपके देश का नागरिक है तो आप उसको छोड़ देंगे, विदेशी तो उसको पढ़ के मारने लगेंगे, जेल में डाल देंगे, नहीं। उनको भी हमारे देश में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उपलब्ध है, अर्थात अनुच्छेद 21 सभी व्यक्तियों को कवर करता है। तो मेरे शिक्षक भर्ती वाले भाई बंधु, मतलब प्रैक्टिकली पता चलेगा। इसलिए कोई विदेशी हमारे आता है तो उसके साथ बदसलूकी नहीं कर सकते, उसकी भी निजता का हनन आप नहीं कर सकते, उसके साथ भी आप बदतमीजी नहीं कर सकते, सब चीज़ें आ जाएंगी। उनको भी पुलिस प्रशासन परेशान नहीं कर सकती। अब आता है देखिए इसी अनुच्छेद 21 के तहत, आप अनुच्छेद 21 ही पढ़ रहे हैं अभी, सोने का अधिकार, राइट टू स्लीप। मैंने क्या बोला था? हाँ, चंदा मामा दूर के हुआ पकाए, लाइट गोल हो गया भैया, बताइए। चलिए लाइट गोल हो गया मेरे दोस्त, तो लाइट आई तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इस क्लास को यहीं पॉज करके इसके आगे नेक्स्ट क्लास हम प्ले करेंगे, ठीक। चलिए, बिजली कड़क रही है, बादल चमक रहे हैं, ठीक है भाई, आपकी लाइट आ गई है। और जैसा कि एक बात मैं आपको राइट टू, भाई सोने का अधिकार राइट टू स्लीप में पढ़ा रहा हूँ, है ना। अब मैं ये बताया था भाई, चन्ना मामा दूर के पुआ पकाए गुड़ के अपने थाई खाली में, बच्चे को दे प्याली में, ये सब आप जानते हैं। दोस्तों आपको भी सोने का अधिकार प्राप्त है, अर्थात अगर आप सो रहे हैं और आपके सोने में कोई विघ्न खड़ा करता है, क्या होगा? आपको कोई पड़ोसी है बहुत तेज म्यूजिक बजा रहा है, हल्ला उल्ला कर रहा है, या पुलिस आके रात में आपको चांस मार, लात जूता मार के आपको डंडा मार के उठा के भगा रही है, तो सब दोस्त आपके अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार का उल्लंघन है, अर्थात आपकी निजता का उल्लंघन है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसी में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा लाइट गोल से जुड़ा हुआ, कि आप लोगों को पढ़ते हैं तो आपको नहीं पता चलता, क्योंकि ये लाइट गोल हुआ तो हम कितने घंटे बाद आपका क्लास ले रहे हैं, मतलब हम कितने घंटे से वेट कर रहे थे। अभी लाइव गोल हुआ, जब आपको गोल हुआ था उससे भी आने में लगभग वो 1 घंटा 47 मिनट के आसपास का समय लग गया, मतलब लगभग मानिए जब 1 घंटा 47 मतलब 2 मिनट 2 घंटा मानिए, तो 2 घंटा समय इसी क्लास को कंटिन्यू कर वेट कर रहा था। पूछिए क्यों? तो इसलिए दोस्तों किया कि वो जो चीज़ आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ उसमें कुछ भी कॉन्सेप्ट मान लीजिए फिर नया रिकॉर्ड करता तो कुछ मिस ना हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट आपको स्लिप ना हो जाए मेरे मुंह से, या कुछ कॉन्सेप्ट आपके लिए छूट ना जाए, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको मिले। इसलिए इसी क्लास को अच्छे से रिकॉर्ड करना है, ताकि जो पहले बता दिया हूँ तो शुरू से अगली बार रिकॉर्ड करें तो सारी चीज़ें वैसे ही आपको मिले, कुछ अगले बार नया रिकॉर्ड करने में कुछ मिस ना हो। इसलिए हम इतना वेट करते हैं, आपको मेहनत पता नहीं चलती, इतना देर सर इंतजार करते हैं एक बार हमें क्लास देने के लिए, अगर लाइट गुल होता है तो आप इसका कदर करना सीखिए, आपको प्राप्त हो रहे हैं, है ना। आइए फिर आते हैं राइट टू स्लीप के अंदर, सोने के अधिकार के अंतर्गत। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं योग गुरु बाबा रामदेव के आंदोलन पर हुई पुलिस कार्यवाही के संदर्भ में, कौन? रामदेव बाबा के ऊपर पुलिस कार्रवाई हुई थी, तो उस संदर्भ में निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट ने सोने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार कहा। तो रामदेव बाबा का भैया आपका रामदेव बाबा को जानते हैं, उनके एक आंदोलन पर पुलिस ने, जब सब लोग सो रहे थे, मान लीजिए आपका रामदेव बाबा का कोई योग शिविर चल रहा था, सब लोग योगा वोगा करके आराम से सो रहे हैं, अचानक से पुलिस आती है और सब सोए हुए लोगों पर लाठीचार्ज करने लगती है, लाठी वाठी मारने लगती है। रामदेव बाबा भी वहाँ से बच के भागते हैं, क्योंकि पुलिस वाले व्यवस्था ने पूरा लाठीचार्ज कर दिया, लोगों को मारने लगती है। तो जो सोते हुए व्यक्ति को अगर आप लाठी मारी पुलिस ने, उसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया सोते समय आपने उनके सोने में खलल किया है, सोने में उनकी दिक्कत दी है, अर्थात आपने उनकी निजता का उल्लंघन किया है, अर्थात आपने क्राइम किया है। इसलिए याद रखिए कि सोने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नींद लेना व्यक्ति की बुनियादी जरूरत है,
जैसे खाना पीना और भी जो चीज़ आपके प्रसाधन चीज़ें हैं, है ना, वो चीज़ जो बुनियादी चीज़ें, भाई जीवन में सब चीज़ नित्य है, होगा ही। 2 टाइम खाना है, 2 टाइम उसको निकालना है, ये सब चीज़ नित्य है। बस में नींद भी एक बुनियादी चीज़ है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस पैदा करना नहीं चाहिए बाहरी तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नींद लेना व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरत है। हाजा पुलिस ने सोए लोगों पर लाठीचार्ज कर उनकी प्राइवेसी को भंग किया है, जो एक अपराध है। तो याद रखिएगा, कभी आपके भी आप सोए हैं, पुलिस आके तुरंत आपको लाठी और तीर मार के उठाने लगे, चलो चलो हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं, दोस्तों आपके आर्टिकल 21 के तहत आपके मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रही है, क्योंकि सोने का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है। आता है एक और चीज़ दोस्तों, आपका यूथनेसिया या इच्छा मृत्यु। यूथनेसिया कई देशों में लीगल है, कई देशों में लीगल है, कहीं इलीगल है, कई देशों में। हमारे देश में अभी भी इच्छा मृत्यु यूथनेसिया के ऊपर कोई प्रॉपर कानून नहीं बना है, मगर कुछ प्रोसीजर्स आई, उनको हम जान लेते हैं। इच्छा मृत्यु किनको दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और कौन उसकी निगरानी करता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसके पीछे कारण जानिए पहले। अरुणा शानबाग केस पर, अरुणा शानबाग एक केस था, उस पर 7 मार्च 2011 निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसने अप्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया। अप्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया, ये पूछ सकता है सब जोड़ के, प्रत्यक्ष को स्वीकार किया, अप्रत्यक्ष को स्वीकार किया, दोनों को स्वीकार किया। याद रखिए, अप्रत्यक्ष इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया। 27 नवंबर 1973 को अरुणा रामचंद्रन के साथ सोहनलाल वाल्मीकि ने, किनके साथ, अरुणा रामचंद्रन जो थी उनके साथ सोहनलाल वाल्मीकि, जो कि उनके साथ में काम करने वाले वार्ड बॉय थे, उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उस दुर्व्यवहार के तहत अरुणा रामचंद्रन के ब्रेन डेड की स्थिति में पहुंच गई। उस दुर्व्यवहार जो उन्होंने किया, इन्होंने रामचंद्रन ने, उसकी वजह से अरुणा जी ब्रेन डेड की स्थिति में पहुंच गई, अर्थात उनका दिमाग मर गया, वो सिर्फ शरीर ऐसे पड़ा हुआ, अर्थात एक तरीके से समझिए कि वो कोमा में चली गई, इतना ज़्यादा सदमे में चली गई थी, ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। तो ब्रेन डेड की स्थिति में पहुँच गई और वर्तमान में भी ये उसी स्थिति में है, और वर्तमान में जो अरुणा जी है ये उसी स्थिति में है, ऐसे ही जिंदा लाश की तरफ पड़ी हुई हैं। कैसे लोग इतना घिनौना कृत्य कर लेते हैं, आप सोचिए। फिर आगे पढ़िए इसी को, फिलहाल उससे बाहर आते हैं। वर्तमान में किंग एडवर्ड हॉस्पिटल मुंबई में इलाज चल रहा है इनका, अरुणा जी का। उनकी इस स्थिति को देखकर 24 जनवरी 2011 को, कब, 24 जनवरी 2011 को पिंकी विरानी ने, किन्होंने, पिंकी विरानी जी ने PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली। इसलिए आप भी PIL डाल सकते हैं। और PIL में आपको एक बात पढ़ाया था, मैंने, याद है कि आप सिर्फ अपने ही अधिकारों को हनन हो तो नहीं, दूसरे के अधिकारों के लिए भी डाल सकते हैं। इसलिए देखिए, पिंकी विरानी जी ने PIL डाला सुप्रीम कोर्ट में अरुणा जी के लिए। तो PIL डाली, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निम्न व्यवस्था दी और कहा कि ब्रेन डेड, जब किसी का ब्रेन डेड हो जाए तब, या जब कोई वेजिटेटिव स्टेट में रहे। वेजिटेटिव स्टेट क्या है? वेजिटेटिव स्टेट दोस्तों एक ऐसा स्टेट है जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी बीमारी से ग्रसित है जो भविष्य में ठीक नहीं हो सकता, वो व्यक्ति, या भविष्य में उसके बचने का कोई चांस नहीं है, 0% भी चांस नहीं है, व्यक्ति भविष्य में कभी ठीक नहीं होगा। तो या तो ब्रेन डेड हो या ऐसे वेजिटेटिव स्टेट में हो जो कभी ठीक नहीं होगा भविष्य में। तो वेजिटेटिव स्टेट का मतलब ही है जिसकी भविष्य में ठीक होने की उम्मीद ना हो। ऐसी स्थिति में यूथनेसिया या प्रत्यक्ष दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रोगी के जीवन रक्षण उपकरण हटाकर, क्योंकि अब आदमी सिर्फ मशीनों पे तो जी रहा है, तो मनुष्य के जीवन का जो रक्षा करने वाले उपकरण हैं, इसलिए रोगी के जीवन का रक्षा करने वाले जो उपकरण हैं, उन उपकरणों को हटा दीजिए और उस व्यक्ति को प्रकृति की इच्छा पर छोड़ दीजिए, या उस व्यक्ति को उस मशीन से हटा के ऐसे ही छोड़ दीजिए बिस्तर में, प्रकृति की इच्छा पर छोड़ दीजिए, छोड़ दिया जाएगा। यह प्रक्रिया हाई कोर्ट की निगरानी में होगी, अर्थात तो जिस भी राज्य का बात होगा वहाँ का हाई कोर्ट इस चीज़ की निगरानी करेगा कि अगर आप किसी को इच्छा मृत्यु दे रहे हैं यूथनेसिया, तो वहाँ निगरानी करने के लिए हाई कोर्ट करेगा इसकी निगरानी, ये निगरानी हाई कोर्ट करेगा। अर्थात ये पूछ सकता है कि यूथनेसिया में निगरानी की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो हाई कोर्ट की। इसमें कौन, किन्होंने प्रावधान बनाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने। हमारा मुद्दा आगे देखिए, मगर कोई भी नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और यह तब तक हाई कोर्ट की निगरानी में होगी, तब तक यह व्यवस्था रहेगी जब तक संसद इस पर कोई कानून न बना दे, क्योंकि संसद ही को ही अधिकार है नियम या कानून बनाने का, है ना। तो जब तक संसद कोई नियम कानून ना बना दे तब तक हाई कोर्ट निगरानी करेगा यूथनेसिया वाले किसी घटना की। अब आगे दोस्तों आपका आर्टिकल 21 तो आप पढ़ ही लिए। अब मुद्दा आता है आर्टिकल 21A का। सर अनुच्छेद 21 तो था, 21A क्या हो गया?
अरे भैया आप एक ये इस पूरे जीवन में सबसे बड़ा चीज़ क्या है सर? सबसे बड़ा जीवन में हिस्सा है शिक्षा का, शिक्षित होने का। शिक्षा का मतलब सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज पास हो गए नहीं दोस्तों, आपके ज्ञान का स्तर में वृद्धि का, आपकी नैतिकता में वृद्धि का, आपकी नैतिकता में सुंदरता का, आपके व्यक्तित्व में सुंदरता का, आपके ज्ञान में सुंदरता का, आपके ज्ञान में वृद्धि का, आपके ज्ञान में ज्ञान होने का, ज्ञान में भी सकारात्मक ज्ञान होने का, उसे कहते हैं शिक्षा। इसे शिक्षा के बिना जीवन एक जानवर के समान है ना? इसलिए याद रखिएगा शिक्षा, क्योंकि एक व्यक्ति को बताइए उसके जीवन जीना है पूरा, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, तो इस देह इस प्राण की मुझे खुद ख्याल रखना सबसे पहले, तो इस प्राण इस देह की ख्याल में सबसे पहले खुद ही रखूंगा, और इसका क्या ऐसा ख्याल रखूँ जो सबसे अच्छा हो। वो एक शिक्षित व्यक्ति ही तो अच्छे से जान सकता है जो सही मायने में शिक्षा ग्रहण किया हो। इसलिए दोस्तों सबसे बेसिक चीज़ है शिक्षा। इसलिए अनुच्छेद 21 में ही संशोधन करके 21A डाला गया, जिसमें डाल दिया गया अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, जिसके तहत अनुच्छेद 21A में 0 से 6 नहीं, 6 से 14 वर्ष के बीच के किसी भी बच्चे का पढ़ने का निःशुल्क शिक्षा का बात किया गया। इसमें 21A में 6 से 14 वर्ष, से भी याद रखिएगा सर। 6 से 14, 6 साल से पहले का वो अलग जगह आप देखते हैं मेरे दोस्त, आप आगे जान जाएंगे। और 6 से 14 साल के 6 से 14 साल की उम्र के बीच में व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा मिले, इसका प्रावधान 21A के तहत किया गया। भाई हम देखते हैं अब शिक्षा की सर्वप्रथम मांग, ये सब क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले शिक्षा की मांग किसने की थी? तो शिक्षा की सर्वप्रथम मांग की 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इनके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। देखिए भाई आप 21A पढ़ रहे हैं, तो पूरे भारत में सबसे पहले शिक्षा की मांग किन्होंने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले, ट्रिपल जी लिखी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम कोठारी आयोग 1964 में बनाया गया। तो भाई 1910 आज़ादी से पहले का बात है, और आज़ादी से पहले के बाद में तो 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अपनी इच्छा शिक्षा की बात कर ली। मगर स्वतंत्रता के बाद 1964 में एक कोठारी आयोग, सर्वप्रथम कोठारी आयोग बनाया गया। कोठारी आयोग ने शिक्षा में एक बड़ा परिवर्तन करने की सिफारिश की, लेकिन सरकार की अन्य प्राथमिकताओं के कारण इस अनुशंसा पर ध्यान नहीं दिया गया, शिक्षा को निजी हाथों पर छोड़ दिया। तो सर सरकार ने ध्यान क्यों नहीं दिया दोस्तों? क्योंकि ये जो काल आपको दिख रहा है कोठारी आयोग कब बना? 1964 में। सर ये काल हुआ था जब भारत बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है, उसमें भारत सही में समस्याओं से जूझ रहा था। कैसी समस्याएं से? मैं बोला किसी का बुराई मत कीजिए, जो सत्यता है वो रखिए। कांग्रेस की गलती नहीं है, उसमें कांग्रेस सरकार देती नहीं कि कांग्रेस की गलती है, नहीं दोस्तों। क्योंकि 64 वो समय ही ऐसा था कि जब उस समय 1962 में आपका भारत चाइना युद्ध हुआ था सर, फिर 65 में सर आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, फिर 66 से सर आपको 69 तक आप देखिए हरित क्रांति चलाई, क्योंकि देश में अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। तो भारत उस समय बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा था। जब आदमी भैया रोटी नहीं है तो खाने के लिए, तन में पहनने के लिए कपड़ा नहीं, सर ऊपर छत नहीं है, तो शिक्षा तो उसके बाद आता है ना। आखिर सबसे बेसिक ज़रूरत क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो इसकी व्यवस्था भी देश में मुश्किल हो गई थी। इसलिए दोस्तों इसकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया कोठारी आयोग के। आइए 1910 1964 आप देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते दोस्तों 64 के बाद हम पहुँचे 86 में, 1986 में राजीव गांधी जी के द्वारा एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, और उसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा के तहत ही आपका नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। इसलिए नवोदय विद्यालय की स्थापना का श्रेय किनको जाता है? तो राजीव गांधी जी को जाता है। ठीक। वर्तमान में लगभग 450 नवोदय विद्यालय है, और नवोदय विद्यालय का शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, आप सब जानते हैं। ये हो गया भाई 86 के बाद। सर 86 में 6 जोड़ोगे 92। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने शिक्षा के लिए एक चार्टर दस्तावेज तैयार किया, जिस पर भारत ने हस्ताक्षर किए, और यह हस्ताक्षर भारत के शिक्षा क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। तो कहीं पूछ सकता है मील का पत्थर। ठीक। फिर 92 में आता है सर 93 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्नी कृष्णन मामले में शिक्षा को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार बताया। इसके तहत 1993 में बोला ना 21 कब बना? तो 1993 में बात किया गया कि बनाएंगे हम ऐसा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्नी कृष्णन मामले में शिक्षा को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार बनाया। तो मामला पूछ सकते कौन से मामले में? उन्नी कृष्णन मामले में। और उसके तहत ही 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A तथा मौलिक कर्तव्य में, जो कि 10 मौलिक कर्तव्य थे, 10 मौलिक कर्तव्य में एक एक्स्ट्रा के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 11वें नंबर का,
तो अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा गया और मौलिक कर्तव्य में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है। दोनों शिक्षा के लिए हैं। तदुपरांत आपको भैया आपने 92 देखा, 93 देखा, 2002 देख लिया। 2002 के बाद 2005 में शिक्षा के लिए एक अधिनियम के रूप में कच्चा मसौदा प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे 2005 में जो तैयार हुआ उस पर 2009 में पास कर दिया गया। 5 में बना, 2009 में पास हुआ। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभाव में आया और 2005 में बना, 9 में पारित हुआ, 10 से प्रभाव में आया। कौन? ये अधिनियम। ठीक। और यही अधिनियम जो आपका प्रभाव में आया, उसी अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान थे। तो उस प्रमुख प्रावधानों को देख लीजिए कि क्या प्रमुख प्रावधान थे। दोस्तों प्रमुख प्रावधान है इस अधिनियम के निष्पादन, इस अधिनियम के निष्पादन है ना, तथा निगरानी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR पर सौंपी गई। अर्थात जो अधिनियम था उसमें उसका निष्पादन व उसको लागू करना, उसकी निगरानी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल के अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR को सौंपी गई तथा उस बच्चों की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का मूल्यांकन तथा पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए जिम्मेदारी NCERT बोले तो राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को सौंपी गई। तो NCPCR और NCERT को ये काम सौंपा गया उस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के प्रावधानों को अमल में लाने की जिम्मेदारी केंद्र व राज्य दोनों की है। अर्थात क्या समझ रहे हैं आप कि शिक्षा क्षेत्र में केंद्र और राज्य दोनों को नियम कानून बनाने का अधिकार है और इसके लागू करने में जो खर्च होगा वह भी दोनों के द्वारा वहन किया जाएगा। इस अधिनियम को लागू करने में जो भी खर्च आए वो राज्य और केंद्र दोनों द्वारा वहन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है? सिर्फ शिक्षा के बारे में बात कर रहे हो, इसमें राज्य सरकार को भी अधिकार प्राप्त है, केंद्र सरकार को भी अधिकार प्राप्त है। इससे तात्पर्य यह है मेरे दोस्त की शिक्षा पे समवर्ती सूची का हिस्सा है। 7वीं सूची, 7वीं अनुसूची, 12 अनुसूचियों में से 7वीं अनुसूची जिसको बोलते हैं समवर्ती, उसमें आता है आपका केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों समवर्ती सूची का हिस्सा है। समवर्ती सूची में वह विषय होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों को नियम कानून बनाने का अधिकार होता है। ये भी है दोस्तों आपके समवर्ती सूची का हिस्सा है शिक्षा। जैसे पुलिस व्यवस्था केवल आपके राज्य सूची का विषय है ना, और आर्मी मिलिट्री सब जो दोस्तों आप केंद्र सूची का विषय है। रेलवे आपका केंद्र सूची का विषय है। मगर दोस्तों ऐसी शिक्षा राज्य और केंद्र दोनों के बीच की सूची का विषय है। दोनों इसमें शक्ति है प्रदान, दोनों नियम कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, इसलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया। आइए फिर इसमें क्या बोला गया इसी अधिनियम में? इस अधिनियम बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा के लिए, मैंने क्या बोला था अनुच्छेद 21A में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए बात की गई है कि उनको निःशुल्क शिक्षा हम देंगे। तो 6 से 14 साल वर्ष के बालकों की शिक्षा के लिए उनकी नज़दीकी विश्वविद्यालय स्थापित करना होगा। वही बताइए, जब 6 से 14 साल का कोई बच्चा है तो बहुत दूर तक जा सकता है क्या पढ़ने? नहीं, इसलिए शासन ने व्यवस्था की कि उनके नज़दीक में ही विद्यालय स्थापित कीजिए आप। और अगर ऐसा विद्यालय उनके नज़दीक में नहीं है तो आपको 3 साल के भीतर स्थानीय प्रशासन के द्वारा यह कार्य करना होगा कि उनके नज़दीक में विद्यालय बन जाए 3 साल के अंदर अंदर। यदि संभव हो, अगर संभव है विद्यालय बनने के बाद अगर संभव हो स्थानीय प्रशासन के द्वारा, तो संभव हो तो उनके आने जाने के लिए वाहन की व्यवस्था की स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। मगर संभव हो तब का बात। और इसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगा, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि 6 वर्ष से अधिक उम्र का कोई बालक है, वो किसी भी कारण से, पारिवारिक कारण से, किसी भी और कारण से, बीमारी हो जैसे किसी वजह से भी, किसी भी कारण से 6 साल के अधिक उम्र का कोई बच्चा किसी भी कारण से शिक्षा नहीं ले पाता है तो उसे उसकी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश कराया जाएगा। अर्थात 6 साल से उम्र अधिक साल का कोई बच्चा, मान लीजिए 11 साल का कोई बच्चा है तो उसको उम्र 11 साल है तो उसकी उम्र को ही वो आधार बनाया गया जिसके अनुसार ये डिसाइड किया जाए कि उसको किस क्लास में हम बैठाएं। तो उम्र वो आधार है, उसको उसके उम्र के अनुसार बैठाया जाएगा कि किस क्लास में प्रवेश कराया जाए। 21A आप पढ़ रहे हैं। अब भाई खुद शिक्षक है तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली होगी कि आपको शिक्षक होने के नाते सब पता होना चाहिए। तो शिक्षक सहायक शिक्षक की भर्ती में जो भी लोग बैठ रहे हैं उनको इतना जागरूक तो होना जरूरी है। और सिर्फ उनको ही क्यों दोस्तों, हमारे देश के हर एक नागरिक को इतनी जागरूकता जरूरी है ताकि आपके आसपास कोई भी गरीब घर का बच्चा दिखे जो पढ़ नहीं पा रहा है गरीबी की वजह से, तो आप उसका निःशुल्क तौर पे जाके सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। वो जीवन भर के लिए वह एहसान माने ना माने बच्चा बड़ा हो गया, मगर आपको ऊपर वाले देख रहे हैं, आपकी परम शक्ति चाहे जो भी है आपके, जिनको भी आप मानते हैं,
परम शक्ति के रूप में, वो आपके कल्याण जरूर करेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि आपने किसी को शिक्षित कर दिया। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति का जनरेशन अब आप शिक्षित कर दिए हैं पूरा, अर्थात आपको केवल एक व्यक्ति को शिक्षित का फल प्राप्त नहीं होगा। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति जब कुछ अच्छी नौकरी पाएगा, अच्छी से इस तरह शादी होगा, अपने बच्चों को और अच्छा लिखाएगा पढ़ाएगा, फिर उनके बच्चे उस तरीके से, तो जब तक उसकी पीढ़ी चलेगी तब तक आपको उसका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसलिए किसी व्यक्ति को एक वक्त का भोजन करा के आप केवल एक वक्त का ही उसका क्षुब्धा शांत कर सकते हैं, और आप किसी व्यक्ति को अगर शिक्षित कर देते हैं, एक बार एडमिशन करा देते हैं, दोस्तों आप जीवन भर के लिए पुण्य कमाते हैं। ठीक, आइए तो उसी से क्वेश्चन बना है, शिक्षा के अधिकार की सर्वप्रथम मांग किसके द्वारा की गई थी? तो संभावित प्रश्न बनाने वाले समय क्वेश्चन पूछेगा भैया, सब शिक्षा के अधिकार की सर्वप्रथम मांग की थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1910 में। बोले पहले आयोग के तौर पे स्वतंत्रता के बाद पहली मांग किसने की? तो कोठारी आयोग ने 1964 में। भाई नवोदय विद्यालय कैसे बना? सर 1992 में आपके यूएनओ ने नियम कानून बनाया। सर 1986 में आपके राजीव गांधी ने नवोदय विद्यालय बनवाया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके। सब क्रम आपको याद करवा दे रहा हूँ, है ना, सब याद रहेगा यार। 86-92 में आपके यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के जो चार्टर था, उसमें भारतीय दस्तावेज ने जो साइन किया, जिससे वो मील का पत्थर साबित हुआ भारत के शिक्षा के क्षेत्र में। 92 भी आप पहुँच गए। फिर सर आप देखिए कि 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के तहत आपका 21A में जोड़ दिया गया। क्या 93 में केस हुआ, फिर 92 के बाद 93 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा को मौलिक अधिकार माना, तो ऐसे ही आपके संविधान संशोधन किया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002, 86वें संविधान संशोधन सन 2002, जिसके तहत अनुच्छेद 21 में 21A जोड़ा गया, जिसमें जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। यस, ठीक। उसके बाद आपका दोस्तों 2003 में हो गया, 2005 में आपका एक अधिनियम बना, 9 में अधिनियम पारित हुआ, 10 में अधिनियम लागू हुआ, और लागू करने का जिम्मेदारी था NCPCR, और उसका पाठ्यक्रम का जिम्मेदारी था NCERT के पास। ठीक, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना था, निःशुल्क पढ़ाना था, वो सब चीज़ें आप पढ़े हैं। तो शिक्षा के अधिकार की सर्वप्रथम मांग किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। आगे गोपाल कृष्ण गोखले जी, सी। लोग देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे हैं, सट से इनको मारते, संविधान भी बनाया, संविधान का पेपर संविधान भी बनाए हैं, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, सट से व्यक्ति वही मारता, और गोपाल कृष्ण गोखले आंसर होते, और आप हमेशा के लिए उस क्वेश्चन से पछताते कि मैंने क्यों इतनी बड़ी गलती कर दी। इसलिए दोस्तों आप पढ़ लिए अगर एक भी बार, तब से क्वेश्चन बनना तय है यार, आप खुद अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। नहीं पढ़ते तो पक्का आपका दिमाग वैसे ही सोचता कि संविधान का पेपर, संविधान के क्वेश्चन है, इसमें भाई सबसे संविधान के निर्माता ही हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, तो वही उठाए होंगे वे शिक्षा के अधिकार की सर्वप्रथम मांग। तो दोस्तों नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले जी उठाए 1910 में। बोला ना, पढ़ लिए तो जीवन भर की हर समस्याओं से आप बच गए। और एक क्वेश्चन से आपके आने वाले समय में देखेंगे एग्जाम में, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A के रूप में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो सी, 86वें संविधान संशोधन सन 2002। ठीक, अब जाके भैया आपको अब जाके खत्म होता है अनुच्छेद 21। तब देख रहे हैं, मैं भी देखो कितना समय लगा केवल अनुच्छेद 21 में, तब लगभग 1 घंटा हम सिर्फ अनुच्छेद 21 पढ़ रहे हैं। शुरुआत का कुछ समय घटा दें हम, जो जिसमें हम भाग पढ़ रहे थे उसको छोड़ के, आप समझिए कितना बड़ा वैल्यू है अनुच्छेद 21 का। आप आया अनुच्छेद हम 22 पढ़ते हैं दोस्तों, बंदीकरण और निरोध, अर्थात आपको गिरफ्तारी से, जब आपको पुलिस गिरफ्तार करने आती है उसके समय आपको क्या क्या अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, जब पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी तो आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ को नॉलेज दोस्तों आप इसी अनुच्छेद 22 में देखेंगे। अर्थात इसमें आपको गिरफ्तारी से संरक्षण आप पढ़ रहे हैं, या बंदीकरण, क्योंकि गिरफ्तार के आपको बंदी बना रहा है, तो बंदीकरण और उससे निरोध, बचने के उपाय, आपको क्या क्या उससे सुरक्षा प्राप्त है, ये सब चीज़ें, है ना। तो बंदीकरण में आपको अगर पुलिस गिरफ्तार करता है तो आप उसको क्या क्या आपको संरक्षण या निरोध प्राप्त है, ये चीज़ें आपके अनुच्छेद 22 में है, अर्थात गिरफ्तारी से संरक्षण। तो आइए देखिए सर ये क्यों डाला गया। 21 में क्या प्राण एवं देहों की स्वतंत्रता, क्योंकि भाई आपके इंदिरा गांधी जी ने उससे हटा दिया था, और फिर उस समय क्या कर सब पुलिस किसी को भी पकड़ के जेल में डाल के बहुत कूट रही थी जो आंदोलन कर रहा था। इसलिए दोस्तों 22 में आपका आ गया कौन, बंदीकरण, गिरफ्तारी के समय पे क्या क्या आपको सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं, गिरफ्तारी 2 तरह की होती हैं, एक होता है भैया आपका दंडात्मक गिरफ्तारी, एक होता है निवारक गिरफ्तारी। दंडात्मक गिरफ्तारी क्या कि भाई आपने कोई क्राइम किया, आपने किसी को जाकर के थप्पड़ मार दिया, उसने जाके FIR कर दिया, अर्थात इसमें FIR की आवश्यकता होती है कि पहले FIR आप पुलिस के पास होना चाहिए, तब पुलिस उस FIR के तहत एक्शन लेते हुए
जिसके खिलाफ एक्शन हो उस व्यक्ति के पास जाएगी, उसको गिरफ्तार करेगी, उसको गिरफ्तार करके लाएगी थाना, फिर उसको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में पेश करेगी। ये हो गया दोस्तों आपका दंडात्मक। फिर न्यायालय तय करेगी कि आपको क्या दंड मिलना चाहिए। तो इसलिए देखिए एफआईआर की आवश्यकता किसी व्यक्ति को दंड देने के उद्देश्य से की जाती है, तो एफआईआर की आवश्यकता होती है। या न्यायालय आपको न्याय देती है, अर्थात यह न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार हर काम होता है, किसमें, दंडात्मक गिरफ्तारी में। मगर अगर वो दोस्तों निवारक गिरफ्तारी हो रही है कि निवारण कर रहे हैं, तो यहाँ आपकी एफआईआर की आवश्यकता नहीं होती। यह गिरफ्तारी आपराधिक कार्यों को रोकने के लिए ही की जाती है कि अपराध होने से पहले हम ये एक्शन ले लें, इसलिए निवारण कर रहे हैं ना ये, कि वो अपराध हो ही नहीं। जैसे मान लीजिए कैसे, मान लीजिए भैया कि मैं बहुत बड़ा क्रिमिनल हूँ अपने शहर का, और पता है कि भैया मैं जब भी होली में निकलूंगा तो या तो मैं चाह रहा हूँ गोली मारूंगा या कोई मुझे गोली मार देगा। तो पुलिस जब भी होली का त्यौहार आएगा उससे 1-2 दिन पहले आके मुझे पकड़ के जेल में डाल देगी कुछ समय के लिए। तो उसके लिए उस पुलिस को एफआईआर की आवश्यकता नहीं है। वो अपराध होने से पहले मेरी गिरफ्तारी आपराधिक कार्यों को रोकने के लिए कर रही है। यहाँ न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, यहाँ न्यायालय का कोई मतलब नहीं है। वैसा पुलिस केवल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएम या एसडीएम के द्वारा प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। यह समवर्ती सूची का विषय, अर्थात इसमें केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार है निवारण प्रक्रिया, निवारण गिरफ्तारी में राज्य दोनों को कानूनी निर्माण कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं आगे भैया। अब दंडात्मक और निवारक दोनों प्रकार की गिरफ्तारी समझ गए। अब हम पढ़ेंगे केवल क्योंकि आप तो जनरल इसी चीज़ को देखते हैं ना कि आप तो नॉर्मल पब्लिक है भाई, इतने बड़े क्रिमिनल तो है नहीं। तो आप इसके बारे में जानकारी लीजिए कि आप किसी के साथ कुछ गलत करके आए, उसने जाके एफआईआर किया, पुलिस आके आपके पास आई, आपको पकड़ के ले गई, तो उस बीच आपको किन किन अधिकारों का आपको अपनी जानकारी होनी चाहिए, आपको क्या क्या चीज़ पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम। दंडात्मक गिरफ्तारी अनुच्छेद 22 में आता है, 22 में तो ऊपर आता ही था, मगर 22 में दंडात्मक गिरफ्तारी जो हिस्सा है दोस्तों 22(1), 22(2), 22(3) और 22(4), अर्थात 22 में भी 4 खंड है दोस्तों। इन चारों खंड को भी कभी पूछ सकता है। तो चारों ऑप्शन है, चारों लिख रहे हैं 22(1), 22(2), 23), 22(4), और इस तरीके का क्वेश्चन बना रहा है व्यापम पेश, आप सबको पता है। तो हम देखते हैं पहले भाई 22(1) में क्या है, 22(2) में क्या, 23 में, 24 में। बताइए सबसे पहली बात क्या है सर? सबसे पहली बात कि भाई कोई एफआईआर करेगा तो पुलिस सबसे पहले मुझे गिरफ्तार करने आएगी। इसलिए 22(1) में क्या होगा कि पुलिस आपको गिरफ्तार करने आएगी। जब गिरफ्तार करने आएगी तो पुलिस क्या बोलेगी, इस व्यक्ति ने आपके खिलाफ केस किया है कि आपने उसे एक थप्पड़ मारा है, इस कारण से मैं आपको गिरफ्तार करती हूँ। तो भैया उसने मुझे क्या किया सर, व्यक्ति को आपको अपनी गिरफ्तारी से पहले कारण जानने का अधिकार है, अर्थात बिना कारण बताए पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती। वैसा होता है तो वो एक इल्लीगल गैर कानूनी प्रक्रिया है, अर्थात आपको कारण बताया जाएगा ही कि आपको किस गुनाह पे गिरफ्तार किया जा रहा है या किस एफआईआर के बेस पे गुनाह गिरफ्तार किया जा रहा है। तब वो सबसे पहले कारण बताया जाएगा, और कारण बताया जाएगा फिर आपको पकड़ के भैया थाने लेके जाएंगे। जब गाड़ी में बैठते तब क्या बोलेंगे, आप गिरफ्तार कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे मेरे वकील से बात करने के लिए मेरा फ़ोन दीजिए। तो पुलिस को वहाँ पे आपसे आपका फ़ोन छीनने का भी अधिकार नहीं है। दूसरा, अगर आप अपने वकील से बात करना चाहते हैं तो पुलिस को आपके वकील से आपको बात करवाना होगा। इसलिए गिरफ्तारी का कारण बताना और गिरफ्तारी के समय आपको वकील से बात करने का अधिकार देना, ये 22(1) में आता है। तो सबसे पहली प्रक्रिया वही है, इसलिए आपको याद हो गया कि हाँ सर 22(1) में गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा वकील से परामर्श की सुविधा दी जाएगी, ये आता है 22(1) में। अब बताइए आपको भाई यही चीज़ हो गया कि सर पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया और आप जा रहे हैं रास्ते में, मगर मुद्दा क्या था कि आपके ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो हुआ है तमिलनाडु में, रामेश्वरम में, और आपने भैया अभी आप कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में। पुलिस आपको गिरफ्तार की जम्मू कश्मीर से और आपको लेके जाना है कहाँ, रामेश्वरम, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण जाना है। तो आपके ट्रैवल में भैया 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन समय लग गया मान लीजिए। दोस्तों जो कभी भी गिरफ्तारी के बाद जो समय होता है, ट्रैवल का समय, यात्रा का समय, उस यात्रा के समय को काउंट नहीं किया जाता है। यात्रा के समय को छोड़ करके पुलिस को जिस व्यक्ति को उसने गिरफ्तार किया उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, यात्रा समय को छोड़ करके 24 घंटे के अंदर उसको, उस व्यक्ति को न्यायालय में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसलिए आप क्या देखते हैं कि अगर कोई महिला है उसके पति को गिरफ्तार करके ले गए तो जारी थाना तो देख रही, उसका पति थाने में भी नहीं है, उसको मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। उसको देखिए 2 दिन हो गए उसके पति से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसका पति दिख भी नहीं रहा है। तो गई वकील के पास कि वकील साहब मेरे पति मुझे दिख नहीं रहे हैं, 2 दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी। तो वकील साहब जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास कि वकील मजिस्ट्रेट साहब ये महिला है, इनके पति को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और अभी तक ये हाजिर नहीं हुए हैं, और ये कोई 10 दिन के बाद, 10 मैंने 100 कोस दूर की बात तो है नहीं कि उनको लाने में समय लगेगा, ये इसी शहर की बात है। इनके पति को घर से उठाया गया और देखिए 2 दिन हो गए इनको आपके सामने हाजिर नहीं किया गया। तो मजिस्ट्रेट साहब लिख के देंगे कि जो भी पुलिस प्रशासन है
आपके एरिया का, वो उन व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करे, तब पुलिस के पास वो नोटिस जाएगा। तो पुलिस 24 घंटे के अंदर अंदर किसी भी हाल में उन व्यक्ति को आपके मजिस्ट्रेट से आपके सामने हाजिर करेगी और आप अपने पति को देख पाएंगी। इसलिए आपको ये अधिकार पता होना चाहिए, सबको ये नियम पता होना चाहिए। अर्थात कभी भी कोई गिरफ्तार होता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो यात्रा के समय के अलावा, यानी यात्रा के समय को काउंट नहीं करते, उसके अलावा 24 घंटे के भीतर नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा। जो सबसे नज़दीक के मजिस्ट्रेट होगा उसके समक्ष आप उपस्थित कीजिए व्यक्ति को सशरीर। तो ये हो गया 22(1), 22(2) आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। पहले तो भाई कारण बताओगे, फिर उसको वकील से बात करने दोगे, फिर भैया उसको 24 घंटे के अंदर तुम पेश करोगे। एक सीक्वेंस में ही है ना। हाँ सर, तो 1 और 2 हो गया। 22(3) आता है मेरे दोस्त कि 22(1) और 22(2) में जो भी बातें लिखी गई हैं ये किसी भी शत्रु देश के नागरिक पर लागू नहीं होती। अर्थात कोई शत्रु देश का नागरिक है तो उसको भैया हम कारण नहीं बताएंगे, उसको भैया हम वकील से बात करने का छूट नहीं देंगे। कोई शत्रु देश है तो उसको हम भाई 24 घंटे में पेश करना, ऐसा कोई नियम लागू नहीं है। सर शत्रु देश कौन होगा? अगर मान लीजिए अभी वर्तमान में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो भारत ने पाकिस्तान के कुछ लोगों को पकड़ के कैद कर लिया है, तो भारत जब युद्ध की स्थिति, युद्ध चल रहा है, लड़ाई हो रही है, तो इस समय वो देश हमारा शत्रु है क्योंकि हम पे हमला कर रहा है। तो इस समय उसके जो लोग पकड़े हमने, उनको ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, उनको भैया वकील दिया जाए, उनको भैया 24 घंटे पेश किया जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि हम भैया उस समय आप ये कानूनी प्रपंच करेंगे कि हम युद्ध लड़ेंगे उस समय, इसलिए ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसलिए देखिए, शत्रु देश वे देश हैं जिनसे हमारा युद्ध हो रहा है, और युद्ध के दौरान आप किसी को पकड़ते हैं तो उनके ऊपर ये दोनों फैसिलिटी लागू नहीं होगी। और 22(4) में है इन सब के निरोध या निवारण, इसलिए 22(4) में निवारक निरोध। ठीक, इसके बचने का प्रक्रिया प्रोसेस कैसे, आप कैसे इन सबसे निवारण मिलता है, आपको क्या क्या इससे निरोध मिलता है। ठीक, तो 22(1) में भैया आप जान गए, 2 जान गए, 3 जान गए, 22(4) में जो भी शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती के बंदे हैं, और इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम के आप बंदे हैं, आप खुद देखिए कि आप इस स्तर पे कभी भी संविधान को महसूस करते थे अपने जीवन से जोड़ के? अगर नहीं तो आप फिर गलत तरीके से आप तैयारी किए हुए हैं अपना, तो उस गलत तरीके से अपनी तैयारी मत कीजिए, है ना। आइए तो क्वेश्चन देखिए, और जब आप पढ़ लेते हैं देखिए कितना अच्छे से बनता है। यानी कि बात दंडात्मक गिरफ्तारी का नहीं, निवारक गिरफ्तारी का किया है। तो निवारक गिरफ्तारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, वो गलत चीज़ आपको छांटना है। यह FIR की आवश्यकता नहीं होती है, सही बात है, निवारक में FIR की आवश्यकता नहीं होती है। यह गिरफ्तारी आपराधिक कार्यों को रोकने के लिए की जाती है, हाँ भाई सही बात है, यह आपराधिक कार्यों को रोकने के लिए की जाती है। यह न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होती है, या न्यायिक प्रक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यह संवर्ती सूची का विषय, हाँ भाई ये संवर्ती सूची का विषय है। इसमें गलत कौन है? ये यहाँ न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होती है तो नहीं होती है। यहाँ कोई मजिस्ट्रेट नहीं है, DM और SDM से परमिशन लेके हो जाता है, अर्थात C गलत है। मौलाना जो पढ़ेगा वही ऐसे कूट के आंसर बना पाएगा। इसमें लिखा 1 सही, 1 2 सही, 1 2 3 सही, 1 2 3 4 सही, इस तरह से आप बना सकते हैं। 1 2 4 सही, तो ऐसे कूट बना के दे देगा इन्हीं में से। और आप देख रहे हैं वर्तमान में कि हाँ सर क्वेश्चन का रूप यही है, इसलिए संभावित प्रश्न माने इनका संभावना है कि आपके एग्जाम में दिख जाए यहीं से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे। इसलिए आप जितने के भी एग्जाम में सिलेबस में कहीं भी है संविधान आप पढ़ रहे हैं, वैसे एग्जाम आप दे रहे हैं, तो पढ़िए इस क्लास और सीखिए। दंडात्मक गिरफ्तारी के में संबंधित व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है? तो यात्रा समय को छोड़ करके केवल 24 घंटे के अंदर अंदर, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक, तो C हो गया आंसर। निवारक निरोध से संरक्षण, जो आप लास्ट में देखे ना सर, हाँ, तो निवारक निरोध से संरक्षण क्या है वही देख लीजिए 22(4) कि गिरफ्तार व्यक्ति को कारणों से अवगत कराया जाएगा, जो 22(1) में लिखा था। 3 माह से अधिक अवधि के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक होगी। ठीक है, कि 3 माह से अधिक अवधि, अगर आप किसी को 3 माह से अधिक का कैद दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, तो 3 माह से अधिक अवधि के लिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले बोर्ड की अनुशंसा आवश्यक है। अर्थात 3 माह से ऊपर की सजा केवल हाई कोर्ट के द्वारा दी जा सकती है, या उनकी अनुशंसा पे दी जा सकती है। व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध अपील करने का अधिकार दिया जाएगा, अर्थात व्यक्ति सरकार के विरुद्ध भी अपील कर सकता है, ये अधिकार भी उसको दिया जाएगा कि सरकार ने मेरे साथ गलत किया है, क्योंकि सरकार का अंग है पुलिस, और पुलिस ने मुझे बेवजह गलत गिरफ्तारी किया है, मेरे साथ गलत तरीके से गिरफ्तारी किया है, तो आप उनके खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। ठीक, जैसे लोकपाल नियुक्ति, हर राज्य में लोकपाल किसानों की मांगों पर तुरंत एक्शन, देख रहे हैं जो अन्ना हजारे जी आंदोलन किए थे, यस, लोकपाल बिल को लेकर के बाबू अन्ना हजारे जी। ठीक, इस पे बाबू अन्ना हजारे जी के इसी आंदोलन से निकले थे
अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे जी के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हुए, और आज अन्ना हजारे जी को खुद भूल गए हैं और अपना अलग बन गए हैं मुख्यमंत्री साहब। हालांकि उनके काम बहुत ही अच्छे हैं जिनको बहुत सराहा जा रहा है। और उसके पीछे का एक और तथ्य है जो बहुत ज़रूरी है, क्या कि अन्ना हजारे जी ने खुद उनके बारे में इस बार लेटर लिख दिया कुछ दिन पहले ही कि तुम जिस उद्देश्य से निकले थे, तुम उस उद्देश्य से भटक गए हो अरविंद केजरीवाल, तुम अभी तक लोकपाल के क्षेत्र में कोई काम नहीं किए हो। ठीक, तो अन्ना हजारे जी ने खुद लेटर लिखा था उनको, अरविंद केजरीवाल जी को। 16 अगस्त 2011 को अन्ना जी की गिरफ्तारी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक गिरफ्तारी आपराधिक न्याय संहिता की धारा 151 तथा धारा 107 के तहत अपराध को रोकने के लिए की जाती है, दंड देने के उद्देश्य से नहीं। तो ये बोले ना आपराधिक न्याय, कहाँ गया भैया ने, कौन सा, निवारक गिरफ्तारी का बात। तो अन्ना हजारे जी को निवारक गिरफ्तारी के तहत हम गिरफ्तार किए हैं बोल दिया गया। भैया अन्ना हजारे जी कोई आतंकवादी थे, कोई आपके धार्मिक तौर पे लोगों को दंगाई भड़का रहे थे, नहीं। मगर फिर भी 16 अगस्त 2011 को अन्ना जी की गिरफ्तारी जब कर ली तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निवारक गिरफ्तारी आपराधिक न्याय संहिता की धारा 151 तथा धारा 107 के तहत अपराध को रोकने के लिए की जाती है, दंड देने के उद्देश्य से नहीं। जो तुमने इनको दंड दे रहे हैं, तो आप इनको दंड दे रहे हैं, जेल में बंद कर दी, इनको प्रताड़ित कर रहे हो, नहीं, तो आप लोग गलत कर रहे हैं। क्योंकि निवारक गिरफ्तारी का उद्देश्य ही है कि क्राइम हो ना, उसमें दंड देने की बात नहीं की, तो इसलिए आपको दंडात्मक गिरफ्तारी करनी जरूरी है। और आप तो निवारक बोल के गिरफ्तार कर रहे हैं और दोस्तों आप दंडात्मक प्रक्रिया उसमें अपना रहे हैं, तो ये गड़बड़ है। तो अन्ना जी के बारे में ये बात हुई थी, इसलिए बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो आपराधिक न्याय संहिता, ठीक, CPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड धारा 151 धारा 107 के तहत अपराध को रोकने के लिए की जाती है, दंड के उद्देश्य से नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 151 में कहा गया है, धारा 151 में कहा गया है कि वही व्यक्ति, ये भारतीय अनुच्छेद धारा नहीं है ना, ये अनुच्छेद नहीं है, धारा ही इसका CPC, आप IPC सुनते हैं, IPC की धारा, CPC की धारा, तो CPC की धारा कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो वही बात 151 में कहा गया, धारा 151 में CPC की, कि वही व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए जो गंभीर अपराध का उद्देश्य रखता हो तथा तत्कालिक शांति को खतरा उत्पन्न हो गया हो या उसकी आशंका हो। अर्थात आप इसके तहत, धारा 151 के तहत केवल उन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सकते हैं जो गंभीर अपराध का उद्देश्य रख रहा है, जो दंगे वंगे भड़काना चाह रहा है, जो तत्कालिक शांति को खतरा उत्पन्न कर रहा है, जो तत्कालिक आपके सभी धर्म के लोग शांति से उसको खतरा उत्पन्न कर रहा है, या उसकी आशंका है कि आपको ऐसा कर सकता है, तभी आप गिरफ्तारी कर सकते हैं धारा 151 के तहत निवारक गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इन तत्वों का ध्यान भविष्य में नहीं रखा गया तो व्यक्ति के आर्टिकल 21 के उल्लंघन के तहत गिरफ्तार करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अर्थात अगर आप इन बातों को ध्यान नहीं रखते पुलिस व्यवस्था, सरकार, तो आपको जो गिरफ्तार करने वाले जो आप पुलिस है, इनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी। मतलब उन्होंने फटकार लगाया पुलिस व्यवस्था को कि आप लोग किसी को पकड़ के डाल दे रहे हैं जेल में, डराने धमकाने के लिए, इसको राजनीतिक हथकंडा बना लिए हैं। आर्टिकल 22 के तहत बने महत्वपूर्ण कानून। अब आर्टिकल 22 जो आपने पढ़ा अभी, गिरफ्तारी से संरक्षण, है ना दोस्तों, इसी को देखिए, या बंदी से संरक्षण, तो आर्टिकल 22 के तहत बने महत्वपूर्ण कानून। तो आर्टिकल 22 को ध्यान में रख के कुछ कानून बने हैं, देखिए उनके बारे में। पहला है निवारक निरोध अधिनियम, PDA 1950 में बना, 1969 में समाप्त हो गया। तो इसको मत याद रखिए, समाप्त हो गया, 50 में बना, 69 में समाप्त हो गया, मत याद रखिए। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम MISA 1971 में बना और 1978 में समाप्त हो गया। इमरजेंसी 1975 में गिरफ्तार इसी कानून के तहत हुई थी, इसको याद रख लीजिए, क्योंकि 1975 में इसी MISA कानून के तहत, 1975 में इसी MISA कानून के तहत ही आपका, इसी कानून के तहत गिरफ्तारी हुई थी। अर्थात इंदिरा गांधी जी ने इसी MISA कानून का प्रयोग करके इमरजेंसी के टाइम में 1975 में इसी के तहत लोगों को गिरफ्तार कर करके जेल में डालने लग गई थी। इसलिए 1978 में जबकि जनता पार्टी की सरकार 44वां संविधान संशोधन की तो 78 में इसको समाप्त कर दी। 71 में बना था MISA, इसके तहत गिरफ्तारी हुआ तो 78 में समाप्त कर दिया। इसका MISA का मुख्य नाम है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, देखो आंतरिक थे, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, है ना, 1980 में बना और वर्तमान में भी है। अर्थात भारत में अभी क्या है, अभी भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 बना है दोस्तों। 1980 में बना, 78 के बाद 80 में बना, क्योंकि उस समय कोई था नहीं नियम, तो 80 में बना। और दोस्तों अभी वर्तमान में भी यही चल रहा है, NSA या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम चल रहा है।
आतंकवादी विध्वंसक क्रियाकलाप निवारक अधिनियम TADA 1985 में बना, 1995 में समाप्त हो गया। तो आतंकवादी विध्वंसक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम टाडा 1985 में बना और 1995 में समाप्त हो गया। ठीक, तो टाडा याद रखेंगे, टेररिस्ट वाला है ना, इसलिए टी फॉर टेररिस्ट, आतंकवादी विध्वंसक क्रियाकलाप निवारक अधिनियम 85 में बना, 95 में समाप्त। आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा है ना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा 2002 में बना, 2004 में समाप्त हो गया। इसके समाप्त होने के बाद इसी में कुछ संशोधन कर गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम UAPA, जो कि अभी आप देख रहे हैं, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट UAPA, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 2004 में बना, वर्तमान में काम कर रहा है। तो ये वर्तमान में आपका NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और दोस्तों आपका अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 2004 काम कर रहा है। ठीक, तो NSA 1980, UAPA 2004 काम कर रहे हैं और पोटा में ही सुधार करके बनाते हैं। मौलाना आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिससे क्वेश्चन आने वाले भविष्य में केवल यहीं से क्वेश्चन दिखेंगे। मौलाना हर दिन आप देखिए कि आप क्या नया सीखें आज क्लास में। अगर सोचिए अब केवल एक दिन एक चीज़ नया सीखते हैं तो साल में 365 दिन होते हैं, तो एक साल में अगर आप 365 चीज़ें नहीं सीखते हैं, सोचिए आज आप कितने साल के आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आप कितनी हजारों लाखों चीज़ें नई सीख सकते थे, अपने ज्ञान की दुनिया में ऐड कर सकते थे, है ना। ये तो तब है जब आप एक दिन में केवल एक चीज़ नया सीखते हैं। सोचिए आदमी कितना चीज़ नया सीख सकता है एक दिन में, और वैसा हो तो आप किस स्तर पर रहेंगे। आपकी हर दिन की प्रतिदिन की सफलता इसी में है कि आप प्रतिदिन क्या नया सीखे, क्या नया आपके ज्ञान में ऐड हुआ, वही आपकी सफलता है मेरे दोस्त। तो जो मैं शिक्षक भर्ती के लोग हैं वो सिर्फ एग्जाम के उद्देश्य से नहीं, इसको अपने जीवन के उद्देश्य से देखिए। हर वैकेंसी भरने वाले हर बच्चे इसको अपने जीवन की तरह देखिए, इसको विशेष सब्जेक्ट की तरह मत देखिए कि जीवन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, इन अधिकारों के बारे में। गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम UAPA कब लागू किया गया? तो आपको ऐसे याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत सारा आप देखे थे। तो UAPA सर पोटा 2002 बना, 4 में खत्म, तो 4 में ही UAPA बना और 2004 में बना लागू हो गया। मैंने आपको बोला था ना, आपको याद रखना है बस क्या क्या। मीसा 71, 78 में खत्म, 71, 75, 78, 71 में बना, 75 में उससे आपातकालीन गिरफ्तारी हुई, 78 में समाप्त। फिर आपको NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में बना, याद रखना है, जो कि लगभग लागू है। और अभी आपका पोटा 2002 में बना, 4 में समाप्त और पोटा में ही सुधार करके उसको बना दिया गया UAPA, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, गैर कानूनी गतिविधि निवारक अधिनियम UAPA, जो कि 2004 में बना, 2002 से बना, 4 में खत्म, 4 में ही बना, ऐसे करके। तो 4 2004 आंसर है UAPA 2004, सन 2004। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA आपका 2000 बोल रहा हूँ 1980। ठीक, तो चलिए दोस्तों, यहीं पे आज आपका क्लास होता है समाप्त। तो उम्मीद करता हूँ कि आज आपको क्लास में बहुत कुछ जानने मिला, सीखने मिला। आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा तो आप ज़रूर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं 961741 है ना 3676, 9617413676। एलाइजर के व्हाट्सएप नंबर में आप मैसेज कर सकते हैं 9617413676। इस नंबर में आप व्हाट्सएप में मैसेज करके बोल सकते हैं कि प्रतीक सर पॉलिटी क्लास इज बेस्ट, और सब माइंड ब्लोइंग, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बहुत कुछ जानने मिल रहा है, और हमें ऐसे ही पढ़ना है। क्लास कंटिन्यू रखिए सर, बंद मत करवाइए सर कभी भी, हम सभी का इसमें भला होगा। तो दोस्तों हम इसको शेयर करेंगे अधिक से अधिक, तो दोस्तों ज़रूर से ज़रूर आप लोगों को ये क्लास कंटिन्यू रहेगी और इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ठीक, तो चलिए यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबके लिए दुआ करता हूँ कि आप हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी उद्देश्य है आप सबके प्रति, यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।